मार्केट इज प्राइस इज गॉड एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग द गॉड। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि मेरी अकल मार्केट से बहुत ज्यादा है इसलिए मार्केट गलत प्राइस कर रही है और मुझे पता है कि ये स्टॉक वहां जाएगा इसलिए मैं ये खरीद रहा हूं। तो दोनों में बहुत फंडामेंटली सोच में दोनों में बहुत फर्क है। एक कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग की जो सोच है वो ये है कि मैं मार्केट को लीड कर रहा हूँ, मार्केट मेरे को फॉलो कर लेगी। जितने भी हमने ये प्रोडक्ट्स की स्टडी करी ओवर 10 ईयर्स ओवर 12 ईयर्स जो हमने स्टडी करी उसमें हमने देखा है कि ये कम से कम 4-5% का डिफरेंस आ जाता है ऑन अ CAGR बेसिस। तो जो निफ्टी की रिटर्न अगर X है तो वो X+5 के आसपास का रिटर्न आपका आ सकता है उसके अंदर। योर वेल्थ गेट्स प्रिजर्व्ड, योर परचेजिंग पावर रिमेन्स प्रिजर्व्ड। इसके तो बड़े एनेक्डोट्स हैं कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विल बाय यू ए गुड डिनर एट अ 5-स्टार होटल। लॉन्ग टर्म CAGR गोल्ड की 11.5% है इंडिया में। तो क्यों नहीं आप एक एसेट में इन्वेस्ट करें जिसमें 11.5% रिटर्न है, लेस वॉलेटाइल है, सेफर एसेट है। उसमें अगर कोई आप ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स SGB वगैरह ले लेते हैं उसमें 2.5% गवर्नमेंट इसके ऊपर और भी देती है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लेती, मतलब फ्री का पैसा बढ़ रहा है एक्चुअली। मेरा एक थंब रूल है कि भाई योर एज बाई 2 शुड बी योर एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ इनटू द गोल्ड। रियल एस्टेट को 20 साल से कम पहले तो आप मेजर मत करिए। अगर आपने घर, फ्लैट, जमीन, ऑफिस कुछ भी खरीदा है, यू विल हैव टू गिव इट 20 ईयर्स फॉर इट्स नेचुरल CAGR टू कम। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपने साइकिल के किस फेज में खरीदा था और साइकिल के किस फेज में बेचा, ताकि जो नॉर्मल एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो देखिए आएगी रियल एस्टेट में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के एक और धमाकेदार एपिसोड में। उम्मीद करता हूं आपने हमारे पिछले एपिसोड्स को जो है बहुत एंजॉय किया और आपको इन्वेस्टिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो आज बिल्कुल भी समय वेस्ट नहीं करते हैं, बात करते हैं सीधा आज के हमारे गेस्ट की। ये हमारे शो पे पहले भी आ चुके हैं और हमने उनके साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग, आई होप अभी आपने नाम गेस्ट कर लिया होगा, हमने उनके साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग से जुड़ी ढेर सारी जो है वो बातें की थी। वो एपिसोड ना सिर्फ पर्सनली मुझे बहुत कुछ सिखा के गया था, बल्कि हमारे व्यूअर्स को भी जो है वो बहुत 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 पसंद आया था। और आप में से कई लोगों ने हमसे जो है रिक्वेस्ट की थी कि फिर से लाइए नन अदर देन आलोक जैन सर को इस शो के ऊपर। तो बस आपकी बात हमने सुनी और मानी भी। हम फिर से आज के एपिसोड में आलोक सर के साथ इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पे चर्चा करेंगे। आलोक सर के पास इंडियन स्टॉक मार्केट में 25 सालों से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। उन्होंने 1991 में IIT दिल्ली से अपनी बीटेक कंप्लीट की और 1995 में US की यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से फाइनेंस में मास्टर्स इन फाइनेंस और MBA पूरा किया। 2016 में आलोक जैन ने अपनी मॉडल पोर्टफोलियो रिसर्च सर्विस वीकेंड इन्वेस्टिंग के नाम से जो है अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी। इसके साथ साथ आलोक जैन एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी हैं और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। वीकेंड इन्वेस्टिंग के आज के दिन जो है स्मॉल केस पे अराउंड 12 स्मॉल केसेस हैं जो प्राइमरली मोमेंटम स्ट्रेटजी पे बेस्ड हैं। इसके अलावा आलोक सर का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें अराउंड 35,000 सब्सक्राइबर्स हैं, जहां वो मार्केट और इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बातें जो है वो करते हैं और आप लोगों को मार्केट के बारे में काफी कुछ सिखाते हैं। तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ विद आलोक जैन। आलोक सर, वेलकम बैक टू द शो। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन। तो सबसे पहला सवाल, जब आप आते हैं शो पे तो सबसे पहला सवाल बनता भी यही है और हमने भी यही रखा है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसी चल रही है? मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्यों सिलेक्ट करते हैं आप मोमेंटम इन्वेस्टिंग? पहले बिल्कुल ब्रीफ से शुरू करें, जो नए व्यूअर्स हमारे, नया जो ऑडियंस है हमारा, वो अगर जानना चाहे 1-2 लाइन में कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या होता है, तो फिर उसके बारे में हम थोड़ा और डिटेल में उठाएंगे। तो बिल्कुल ही अगर मैं बेसिक वर्ड्स में कहूँ तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज बाय व्हाट्स गोइंग अप, सेल व्हाट्स गोइंग डाउन। ये बस बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपका नॉर्मली इन्वेस्टिंग में आप सुनते हैं कि भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो। इसका ये थोड़ा सा रिवर्स है कि आप महंगा खरीद रहे हैं और उससे और महंगा बेचेंगे। तो इसेंशली आप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे मार्केट बताएगी कि मुझे क्या खरीदना है, क्या बेचना है, ना कि मैं अपने आप से अजम्पशन लगाऊंगा कि भाई मेरे हिसाब से ये स्टॉक चलेगा इसलिए मैं ये खरीद रहा हूँ। तो स्टॉक अपनी स्टोरी खुद बता रहा है, मुझे सिर्फ उसको अब्जॉर्व करना है। सो आई हैव टू बी अ गुड लिसनर इन द मार्केट। सर, इसमें जो ओल्ड स्कूल थॉट्स आते हैं वो हमेशा जो है वो मोमेंटम इन्वेस्टिंग के, मैं अगर थोड़ा टफ वर्ड यूज़ करूँ तो खिलाफ रहते हैं। वो कहते हैं नहीं जी, मोमेंटम तो कुछ भी नहीं है, वो तो मतलब एक तरह से मैं बोलूँगा स्पेकुलेशन है। तो उनके लिए क्या आपका थॉट प्रोसेस रहता है? हाउ डू यू एड्रेस दीज इशूज़? क्योंकि जब आपके पास भी इन्वेस्टर्स आते होंगे वो आपसे सवाल ज़रूर पूछते होंगे कि सर इसमें कोई फंडामेंटल तो इन्वॉल्व नहीं है। तो कैसे, ये क्या फिलॉसफी क्या है, इसकी अंडरलाइंग फिलॉसफी क्या है मोमेंटम इन्वेस्टिंग की?
तो इसका मैं ये इस तरह से जवाब दूंगा कि एक कन्वेंशनल मेथड होता है हर चीज़ के अंदर कि जो हर आदमी फॉलो कर रहा होता है, और एक होता है नॉन कन्वेंशनल मेथड्स। तो ये नॉन कन्वेंशनल मेथड है, तो अगर 80-90% लोग कन्वेंशनल फंडामेंटल इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो मे बी 10% लोग कुछ ऑल्टरनेट कर रहे हैं उससे। और मार्केट में एक्चुअली अगर हम और थोड़ा बड़े उस पर देखें व्यू से, तो 80-90% लोग मार्केट में बहुत गलतियां कर रहे हैं, राइट। आई मीन सेबी का डेटा ले लीजिए या कोई ब्रोकर का डेटा ले लीजिए, हु इज़ मेकिंग मनी। 80-90% लोगों के तो पैसे बन नहीं रहे हैं, और जिनके बन भी रहे हैं उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो मतलब मे बी लक की वजह से बन रहे हैं या बाई चांस एट द राइट टाइम राइट प्लेस ऑफ बाइंग और सेलिंग। तो एक स्ट्रक्चरली एक सिस्टमेटिक वे में आप अप्रोच जब करते हैं किसी चीज़ को, तो एक तो उसका बहुत फ़र्क है डिस्क्रिशनरी वर्सेस नॉन डिस्क्रिशनरी। एक तो यही मुद्दा मतलब लोगों को समझना चाहिए कि आप किस साइड ऑफ और किस सेगमेंट ऑफ इन्वेस्टिंग, डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग या नॉन डिस्क्रिशनरी इन्वेस्टिंग, इसमें किस में रहना चाहते हैं, क्योंकि हर आदमी का एक तरह से दिमाग अलग तरीके से वायर्ड है। कुछ को बिल्कुल लॉस पसंद नहीं होता, मतलब जैसे मुझे बिल्कुल लॉस पसंद नहीं है, मैं छोटे छोटे लॉस ले सकता हूँ, बड़े लॉस लेना मुझे पसंद नहीं है। कुछ लोग हैं कि उनको पेन में मज़ा आता है, जितना ज़्यादा पेन हो रहा है उनको लगता है कि आप बड़ा मज़ा आएगा, आप तो बहुत बड़ी जंप आएगी, तो दे कैन बेयर दैट पेन। तो मैं ये नहीं कह रहा वो एक सेगमेंट गलत है या ये सही है, बट आपकी पर्सनैलिटी से क्या मैच होता है, आप किसको झेल सकते हैं, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट है रियलाइज करना अपने इन्वेस्टिंग जर्नी में कि हु एम आई एंड व्हाट एम आई कंफर्टेबल विद। फिर स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग के अंदर अगर आप देखें तो क्या आप कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग भी अगर आप कर रहे हैं तो आपने कुछ ऐसा फ्रेमवर्क या स्ट्रक्चर बना रखा है जिससे आप हो सकता है कॉन्सेंट्रेट ज़्यादा ना कर रहे हों, या आप कोई ऐसी बेट्स ले रहे हैं जो आपके उस स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क के बाहर जा रही है, या आप हियर से पे काम कर रहे हैं ज़्यादा, या आपको फोमो हो जाता है जब स्टॉक्स बढ़ना शुरू होते हैं, या आप इतना ज़्यादा वेडिड हो जाते हैं स्टॉक्स के साथ कि आप उनको बेच ही नहीं पाते लॉस में भी या प्रॉफिट में भी। तो ये सब स्ट्रक्चरिंग और फ्रेमवर्क वाला इशू आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें मैंने ये देखा ओवर माय वेरी वास्ट एक्सपीरियंस इन द मार्केट कि मुझे सबसे सिंपल लगा कि जहाँ पे बड़े सिंपल रूल्स हों, एंट्री एग्जिट के रूल्स बड़े क्लियर हों, पोजीशन साइज का रूल क्लियर हो, आपको कोई एम्बिग्विटी ना हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो 4 क्वेश्चन जो मैं बहुत बार रिपीट भी कर चुका हूँ कई आपके साथ भी, कि भाई व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 प्राइमरी क्वेश्चंस हैं किसी भी इन्वेस्टर की जर्नी में। व्हाट टू बाय, व्हेन टू बाय, हाउ मच टू बाय एंड व्हेन टू सेल। ये 4 क्वेश्चन आपकी क्लैरिटी आपको कहाँ से आएगी? अगर आपके फ्रेमवर्क में ये आपको क्लैरिटी है तो बहुत बढ़िया, आप कोई भी स्टाइल की इन्वेस्टिंग कर लीजिए। लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग प्रोवाइड्स ए वेरी सिंपल आंसर्स टू दीज 4 क्वेश्चंस, कि आपको एम्बिग्विटी नहीं है कि मैक्रो में क्या चल रहा है, इंटरेस्ट रेट साइकिल्स कहाँ चल रही हैं, फॉरेन फंड फ्लोज कैसे चल रहे हैं, पर्टिकुलर सेक्टर में क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं, वो सब ऑलरेडी जो हम कहते हैं बीबीसी प्रिंसिपल, भाव भगवान छे, उसमें इनकॉर्पोरेट हो गया है। मतलब ऑलरेडी जो भी एक्सटर्नैलिटीज हैं, या अब बहुत सारे टाइम पे आपने देखा होगा स्टॉक्स आर रनिंग बिफोर द रिजल्ट, बाद में पता लगता है रिजल्ट बहुत बढ़िया है, इसलिए भाग रहा था स्टॉक, या कोई स्टॉक गिर रहा है तो अच्छा जी वो अपना कुछ डीमर्जर कर रहे थे, उसमें कुछ उन्होंने सस्ते में बेच दिया अपना सेगमेंट। तो मार्केट में न्यूज़ ऑलरेडी बहुत टाइम से होती है, क्योंकि जब भी कोई एक इवेंट हो रहा है, रिजल्ट आ रहा है, मर्जर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, या कोई नई आपकी कैपेसिटी बिल्ड हो रही है, बिफोर वी और कम टू नो अबाउट इट, a lot of folks come to know about it, whether they are internal in the company, whether they are auditors, whether they are people who are actually working on the field, whether they are even printers of their annual report. तो वो सारी न्यूज़ परकोलेट होती है, न्यूज़ परकोलेट होकर मार्केट में आती है, और वो जब तक फाइनली हमें पता लगती है तब तक वो लेट हो चुका होता है उसमें। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में बेसिकली हमें इस चीज़ का पहले से अंदाज़ा हो जाता है प्राइस को देखते हुए, बिकॉज मोमेंटम इन्वेस्टिंग इज बेस्ड ऑन प्राइस मूवमेंट्स लार्जली। तो जैसे अगर अब हम एक एग्जांपल लें कि एक रेस चल रही है रेस ट्रैक पे, और उसमें 20 घोड़े भाग रहे हैं।
अब रेस शुरू हुई, उसमें एक राउंड के बाद पता लगा जी ये 5 घोड़ों का ग्रुप आगे निकल गया है, ये 5 थोड़े पीछे रह गए हैं और 10 बहुत पीछे रह गए हैं। तो अगर आपको बेट करना है कि भाई अगर मुझे बेट करना है इन घोड़ों पे, तो मेरी सेफेस्ट बेट अभी कहां पर है? फ्रंट 5 पर है मेरी सेफेस्ट बेट। राइट। अब वो उन्होंने एक और चक्कर लगाया, उस फ्रंट 5 में से एक निकल गया पीछे और पीछे वाले में से एक आगे आ गया। तो मैंने अपनी बेट चेंज कर दिया, मैंने कहा अब जो फ्रंट 5 पर है मैं उन पर बेट लगा रहा हूं। तो जो पीछे निकलता जा रहा है आफ्टर एवरी रीबैलेंस, दिस 1 राउंड इज लाइक अ 1 रीबैलेंस, 1 वीक है चाहे 1 मंथ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भाई जो स्टॉक मुझे ये कह रहा है कि भाई मैं पीछे खिसक रहा हूं, मेरी कैपेबिलिटी नहीं है फ्रंट ग्रुप में रहने के लिए, तो मैं उसको कह रहा हूं ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। जो स्टॉक कह रहा है कि भाई आई एम केपेबल एंड आई एम शोइंग दैट प्रॉमिस दैट आई कैन बी इन द फोरफ्रंट, आई एम विलिंग टू बेट ऑन दैट। तो एक आप कोहॉर्ट पे बेट कर रहे हैं, यू आर नॉट बेटिंग ऑन वन रनिंग हॉर्स, यू आर बेटिंग ऑन अ कोहॉर्ट कि ये हम ग्रुप पे बेट कर रहे हैं। ये 50 का ग्रुप था हमारा, सपोज 20 उसमें से पीछे रह गए, 20 बीच में रह गए और 10 सबसे आगे हैं। तो ये 10 हमारे को कोई 100% देगा, कोई 20% देगा, कोई 30% देगा, बट ये बेस्ट ऑफ द 100, बेस्ट ऑफ द 50 हैं ये। तो ऐसे करते करते आप एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट थ्योरी चल रही है यहाँ पे, कि अपने आप ही जो आपके हॉर्सेस हैं वो अपने आप ही आपको बता रहे हैं कि भाई वी आर द बेस्ट हु विल सर्वाइव एंड यू आर बेटिंग ऑन दैम। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भी ऐसे ही होता है। हम 20 स्टॉक्स, निफ्टी के सपोज 50 स्टॉक है, हम उसमें से जो 20 बेस्ट परफॉर्मिंग है बेस्ड ऑन वट एवर मोमेंटम क्राइटेरिया दैट यू मे यूज, उस पर अगर हम बेट कर रहे हैं 20 पे, फिर हम कहते हैं 1 महीने बाद अच्छा इस 20 में से 2 निकल गए जो थोड़ा स्लो हो गए हैं, 2 और फास्ट आ गए, उनको ले लेते हैं। तो इस तरह से करते करते आप उस बेस्ट ऑफ द लॉट वाले कोहॉर्ट को पकड़ के रखते हैं और उसी में से मल्टी बैगर बनता है, कोई उसी में से कोई 50% बढ़ेगा। तो एक तरह से आपने जैसे ही वीकनेस शुरू होती है, आपने उसी समय उससे एग्जिट निकल गए। आप वेट नहीं कर रहे कि स्टॉक 50%, 70%, 80% गिर गया, अब मैं क्या करूं उसका। वो 20% गिरा, 30% गिरा, आपने कहा कोई बात नहीं, मैंने 20 स्टॉक ले रखे हैं, एक स्टॉक अगर 20% गिर भी गया तो मेरा 1% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो का लॉस हो गया, आई एम विलिंग टू टेक दैट लॉस। सो मेनी स्मॉल लॉसेस एंड फ्यू लार्ज गेन्स, दैट इज द सॉर्ट ऑफ द कैसीनो मैथ दैट कम्स टुगेदर। कि आपने 100 ट्रांजेक्शंस करी, 50 सही गई, 50 गलत गई, लेकिन जो 50 गलत गई उसमें मैंने 1% लूज किया, लेकिन जो 50 सही गई उसमें मैंने 3, 4, 5%, 10% उस तरीके का मैंने पर ट्रेड गेन किया। तो वो जब सारी आप मैथ साल के एंड में पूरी बनाते हैं तो आपको गेन आ जाता है वो। तो इस तरह से मतलब सिंप्लिसिटी ऑफ एग्जीक्यूशन, सिंप्लिसिटी ऑफ इवन डूइंग दैट रिसर्च, क्योंकि आपकी रिसर्च बड़ी क्रिस्टल क्लियर है, प्राइस बेस्ड डेटा है, प्राइस वॉल्यूम, आप और तीसरी चीज देख नहीं रहे। कुछ लोग उसमें और फंडामेंटल डेटा भी ऐड कर सकते हैं, वो भी ठीक है, बट वट एवर मेक्स यू कंफर्टेबल। आई मीन मैं तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग मोर देन अ डेकेड से कर रहा हूँ अब, और मेरा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस और कंफर्ट है इसमें कि मैं कुछ और कर नहीं सकता। राइट, दोस्तों ये तो है ही, जिसको ये समझ आ गया और जो इसमें गेन्स बना पा रहे हैं डेफिनेटली और कुछ नहीं करना चाहेंगे। बट मेरा एक सवाल है, आपने 4 क्वेश्चन तो दे ही दिए, मुझे लगता है आज के एपिसोड में इन चारों क्वेश्चन के आसपास ही रखें तो बहुत अच्छा होगा। और मुझे आपसे 2 बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पे बात करनी, वो भी लाऊंगा मैं। लेकिन सबसे पहले सर, आपने जैसे बताया कि व्हाट टू बाय, तो ये कौन डिसाइड करता है मोमेंटम इन्वेस्टिंग में व्हाट टू बाय? कंप्यूटर के एल्गोरिदम्स होते हैं या आपने अपने कुछ खुद का कोई फॉर्मूलेज बना रखे हैं, कुछ फैक्टर्स आपने बना रखे हैं? आपने ये भी बोला था कि कुछ फैक्टर्स पे आप मोमेंटम डिसाइड करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जिससे आप डिसाइड कर पाते हैं व्हाट टू बाय ड्यूरिंग द मोमेंटम इन्वेस्टिंग? तो वेरी गुड क्वेश्चन। मैं ये कहूँगा कि मोमेंटम एक्चुअली एक ये कहते हैं ना कि हर स्टॉक में एक की जो बढ़त है या जो सस्टेनेबिलिटी ऑफ मूव है उसको आप एक तरह से कैप्चर करना चाह रहे हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, आपने कोई स्टॉक ढूंढ लिया, उसमें बहुत बढ़िया अर्निंग्स है, बहुत मोट है, उसके अंदर मार्केट शेयर भी है, वैल्यू भी, सम ऑफ पार्ट्स बहुत बढ़िया है, सब कुछ है, लेकिन आप उसमें से पैसे कब कमाएंगे? जब उसमें मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम इज लाइक ए इनहेरेंट, मतलब मोमेंटम के बिना कुछ नहीं है अवेलेबल। आप अर्निंग्स में भी मोमेंटम देखते हैं, आप मार्केट शेयर में मोमेंटम देखते हैं, आप और मार्जिन्स में देखते हैं, मतलब हर चीज में मोमेंटम ही है एक्चुअली। उसको आप कैसे कैप्चर कर रहे हैं वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। तो जैसे कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग में 10 तरीके से आप अपने स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसी तरह से मोमेंटम में भी आपको 1, 2, 3 फैक्टर्स को चुनने होते हैं कि जिस बेसिस पे आप
मोमेंटम में रिलेटिवली रैंक करेंगे स्टॉक्स को। तो अगर मेरे पास निफ्टी के 50 स्टॉक हैं तो डिपेंड करेगा कि आपकी स्टडी का डिजाइन कैसा है। तो अगर आपने सपोज डिजाइन किया कि मेरे को लॉन्ग टर्म मोमेंटम देखना है, तो आप कहेंगे कि चलिए 12 महीने में इसको मैं रैंक करता हूं कि कौन सा स्टॉक पिछले 12 महीने में सबसे ज्यादा बढ़ा है और कौन सा सबसे ज्यादा गिरा है, और उसको मैंने रैंकिंग कर दी उसकी। कोई 50% बढ़ रहा है, कोई 40% बढ़ा है, कोई 30% गिरा है, ऐसे मैंने 50 रैंकिंग कर ली। अब मैंने कहा कि भाई ये एक साल की रैंकिंग के हिसाब से ये जो मेरे 20 स्टॉक हैं ये सबसे ज्यादा बढ़े हैं इस साल, तो मैं इन पे बेट कर रहा हूं। दैट इज द डिजाइन ऑफ द स्ट्रेटेजी। यू कुड से दैट आई वांट टू पिक द मिडिल 20 फॉर इंस्टेंस, बट मैं ये कह रहा हूं कि भाई एज ए हायर रिस्क यू मे से एंड हायर मोमेंटम पोटेंशियल, मैंने टॉप के 20 चूज करे। अब मैंने एक महीने बाद फिर से एक्सरसाइज करी कि मैंने फिर से रैंकिंग बनाई कि अब जो प्राइस है वर्सेस जो एक साल पहले प्राइस थी, अब क्या रैंकिंग निकल के आ रही है। तो जो स्टॉक उस महीने में गिर गए वो रैंक में नीचे चले गए होंगे, जो स्टॉक उस महीने में बढ़ गए वो रैंक में कुछ ऊपर आए होंगे। तो अब मेरी 20 की रैंकिंग क्या है, तो आपको दिखेगा कि जो मेरे पहले की 20 की रैंकिंग थी उसमें से 3 स्टॉक निकल गए हैं और उसकी जगह 3 दूसरे स्टॉक आ गए हैं। तो मैंने उनको फिर चेंज कर दिया, मैंने अपने पोर्टफोलियो में से वो 3 हटा दिए, आने वाले 3 बेच के नए वाले 3 खरीद दिया। तो जैसे मैंने वो हॉर्स रेस का एग्जांपल दिया था कि आप टॉप कोहॉर्ट के साथ रह रहे हैं, कि आप अज्यूम कर रहे हैं, और ये अजम्पशन मोमेंटम की सबसे बेसिक और कोर अजम्पशन है कि जो स्टॉक बढ़ रहा है वो बढ़ता रहेगा अंटिल सम पॉइंट, जो स्टॉक गिर रहा है वो गिरता रहेगा अंटिल सम पॉइंट। तो ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ डायरेक्शन जो है उसको आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ डायरेक्शन रहेगी। बहुत केसेस में नहीं भी रहेगी, लेकिन आपको एज ए प्रोबेबिलिटी अगर आप उसे देखेंगे तो कॉन्टिन्यूटी आपको मिलेगी। तो वो जो एक क्वेश्चन मेन जो आता है कि मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ना आप अपनी पर्सनल अजम्पशन कुछ नहीं लगाते। मतलब मेरी कोई प्रिडिक्शन नहीं है, मेरी कोई फोरकास्ट नहीं है कि XYZ स्टॉक ये करेगा। वो XYZ स्टॉक खुद ही रैंकिंग में ऊपर आ गया तो वो मुझे बता रहा है कि मुझे खरीद लो आके, आई एम टेलिंग यू अ स्टोरी, बाय मी। तो हम उस स्टोरी को फॉलो कर रहे हैं। तो हम बेसिकली मार्केट के, जिसे कहते हैं भाव भगवान से का, मार्केट इज, प्राइस इज गॉड एंड वी आर जस्ट फॉलोइंग द गॉड। हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे कि मेरी अकल मार्केट से बहुत ज्यादा है इसलिए मार्केट गलत प्राइस कर रही है और मुझे पता है कि ये स्टॉक वहां जाएगा इसलिए मैं ये खरीद रहा हूं। तो दोनों में बहुत फंडामेंटली सोच में, दोनों में बहुत फर्क है। एक कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग की जो सोच है वो ये है कि मैं मार्केट को लीड कर रहा हूं, मार्केट मेरे को फॉलो कर लेगी, मुझे पता है ये स्टॉक 100 का 500 होना है, मैं खरीद रहा हूं एंड मार्केट विल फॉलो मी लेटर ऑन। बट मेरी इसमें यह है कि भाई आई एम फॉलोइंग दी स्ट्रेटेजी and whatever happens, but for me basically the price is God and I'm following that and that will keep me out from harm's way। जब अगर प्राइस गिरनी शुरू होगी तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है, थोड़ा लॉस होगा, एग्जिट कर जाएंगे, लेकिन कोई इमोशनल बॉन्डेज आपके साथ नहीं होती, क्योंकि आप ना तो उसमें कोई बहुत डीप रिसर्च कर रहे हो स्टॉक के बारे में, ना आप उसको जब खरीदते हैं तो जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि मेरे स्टॉक में पोर्टफोलियो होता है, मुझे याद नहीं रहता कि मेरे स्टॉक में कौन सा पोर्टफोलियो है, या उन कंपनी में एक्चुअली में क्या हो रहा है जिसकी वजह से ये भाग रहे हैं। जैसे मैं अगर कुछ नाम लूं तो भाई जैसे वरुण बेवरेजेस या सीमेंस, कई सारे बहुत सारे नाम हैं जो भाग रहे हैं, RVNL, इरकॉन। अब वो उनमें एग्जैक्टली क्या हो रहा है उन कंपनीज में या क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट की, उतनी मुझे जानने की कोई जिज्ञासा नहीं है। जो मर्जी हो रहा हो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि मार्केट ने कुछ ठीक ही सोचा है जो इसकी प्राइस बढ़ाई है। तो आप मार्केट की इंटेलिजेंस को थोड़ा सा सुप्रीम मान रहे हो, अपने आप को थोड़ा सा आप कह रहे हो कि भाई आई एम ए स्टूडेंट ऑफ द मार्केट। और जैसे सब लोग कहते हैं भाई मार्केट इज द गुरु एंड आई एम अ स्टूडेंट, बट करते उसका उल्टा है। कहते हैं कि भाई मार्केट गुरु है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता, मुझे पता है, मैं गुरु हूं। तो ये जो सेल्फ ईगो है ना, ये मार्केट क्रश करती है इसको। तो आपको सिर्फ ये करना है कि वो जो 80-90% लोग लॉस खाने के लिए आ रहे हैं मार्केट में, आपको उनसे एक स्टेप बेटर रहना है। आपको कोई बहुत सुपर इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, आपको गलतियां कम करनी है। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन द मार्केट, स्पेशली इन इंडियन मार्केट विच हैज ए नेचुरल रनवे ऑफ ग्रोथ। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने काफ़ी डिटेल में बताया। मेरा एक सवाल है कि एक इंडिविजुअल
एक रिटेल इन्वेस्टर जो शायद कहीं जॉब भी कर रहा है, जो शायद अपने ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व है, वो एक फुल टाइम मार्केट में टाइम नहीं दे पाता है, तो क्या वो खुद से मोमेंटम इन्वेस्टिंग कर सकता है? इतना समय उसके पास रहेगा ये प्राइस एक्शन पे इतनी नज़र बनाने के लिए? देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक बहुत ही स्लो पेस्ड मैकेनिज्म है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। एक कुछ नाम की वजह से ना लोगों को लगता है कि इसमें पता नहीं बहुत कुछ फास्ट हो रहा है। मोमेंटम जो वर्ड है इट सिग्निफाइज पेस, तो लोगों को लगता है कि बहुत शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में कुछ हो रहा होगा, या बहुत चर्निंग हो रही होगी इसमें, या मुझे सारा दिन अटेंटिव रहना पड़ेगा इसमें। ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब हमारा जो एवरेज मोमेंटम पोर्टफोलियो है उसमें हम 2 मिनट लगाते हैं हफ्ते में, या कोई मंथली अगर है टाइम फ्रेम में तो 2 मिनट एक मंथ में लगाते हैं टू जस्ट रिकैलकुलेट वेयर दीज रैंकिंग्स आर, और जो नीचे निकल गए उनको हटाना है और जो आ गए उनको वापस डालना है। तो कोई भी कर सकता है, बहुत सिंपल है। मतलब इससे ज़्यादा टाइम तो आप पता नहीं कहाँ कहाँ खराब कर देते हैं। तो मतलब कुछ भी नहीं है एक्चुअली में। इट इज़ सो सिंपल दैट पीपल डोंट वांट टू बिलीव दैट इट विल वर्क। एक्चुअली वो है ना, जब एक इसमें मैं वही मैं बोलिए सर, प्लीज कंप्लीट। हाँ, तो बेसिकली हो यही रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोमेंटम इन्वेस्टिंग इसलिए नहीं कर पाते कि एक तो ये काउंटर इंट्यूटिव है। तो क्योंकि आपको शुरू से ये पढ़ाया गया है कि भाई सस्ता खरीदो महंगा बेचो, सस्ता खरीदो महंगा बेचो, तो वो आपके जहन में बैठ चुकी है बात। आपको मोबाइल फ़ोन भी खरीदना है, आप 3 वेबसाइट पर जाएंगे, जहाँ सबसे सस्ता मिल रहा है वो वाला ले लेंगे, क्योंकि सब स्टैंडर्डाइज्ड है प्रोडक्ट। बट यहाँ पर एक अलग स्टोरी है। यहाँ पर एक जिसे कहते हैं ना, मास साइकोलॉजी को हम स्टडी कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि मास साइकोलॉजी जिस तरफ जा रही है हम उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एज द टाइड इज राइजिंग वी आर फॉलोइंग इट, और जब टाइड गिरनी शुरू होगी हम निकल जाएंगे उसमें से। तो उसमें नॉर्मली ये होता है कि आदमी की ना ईगो सेटिस्फाई नहीं होती उसमें, कि भाई फिर मैंने क्या किया, मैंने तो अपनी अकल लगाई नहीं इसमें कुछ भी। आपने रैंकिंग भी एक कोई फॉर्मूला लगा के एक्सेल में निकाल ली, उसके हिसाब से आपने खरीद लिया, फिर उसके हिसाब से बेच दिया। तो मेरी सुपर इंटेलिजेंस जो मैंने इतने दुनिया भर की पढ़ाई लिखाई करी, रिसर्च करी हुई है, और मैं इतना वो हूँ, तो वो कहाँ लगी फिर? तो वो ईगो सेटिस्फाई नहीं होती आदमी की। तो वो जब ईगो सेटिस्फाई नहीं होती तो कहता नहीं अच्छा मुझे ये खरीदना है, ये चलेगा, इससे मतलब आई एम श्योर दिस विल डू वेल। तो इतना सिंपल है कि लोग मानना नहीं चाहते कि वर्क करता है। लेकिन जिनको थोड़ा टाइम हो जाता है, जब अच्छे से हमारे कई क्लाइंट्स हैं 4-5-6 साल हो चुके हैं, उनको धीरे धीरे समझ में आ गया है कि इससे बेटर नॉन इमोशनल बिल्कुल पीसफुल वे ऑफ इन्वेस्टिंग और कोई नहीं। और यूएस में तो इसकी 200 साल के डेटा पे स्टडी हुई है कि जो मोमेंटम फैक्टर है, जैसे और फैक्टर इन्वेस्टिंग भी बहुत सारी होती हैं, तो मोमेंटम फैक्टर हर को बहुत वाइड मार्जिन से बीट करता है, बिकॉज इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ऑल दीज अदर फैक्टर्स एंड ह्यूमन इमोशंस एंड थिंग्स ऑफ दैट काइंड। प्लस सर मुझे एक बात ये भी समझ आई इस बात से, एक तो अभी भी मुझे लग रहा है कि आप ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हो, जो मेरा अभी फर्स्ट थॉट आया, क्योंकि आपने बताया लोगों को लगता है, तो मुझे भी लग रहा है। प्लस एक थॉट और भी आया कि आई थिंक इसमें इस पर्टिकुलर काइंड ऑफ इन्वेस्टिंग में मार्केट का गिरना और मार्केट का बढ़ना शायद इररिलेवेंट है, क्योंकि बढ़ती मार्केट में भी आपको कुछ स्टॉक्स मिल सकते हैं जो ऊपर जा रहे हैं, और घटती मार्केट में भी कुछ स्टॉक्स तो होते हैं जो ऊपर जा रहे होते हैं। आई वुड से इररेलेवेंट नहीं है, बट ये होता है कि जब मार्केट तेजी से बढ़ रही होती है तो आपको बहुत स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और आपका ओवरऑल जो मतलब रिटर्न्स भी है, और जो एक तरह से आपको गिरते हुए स्टॉक्स नहीं मिलेंगे उसमें इन दैट पीरियड। बट जब मार्केट साइडवेज जा रही होती है तो आपको चॉपीनेस मिलती है, मतलब स्टॉक बढ़ रहे हैं लेकिन उनमें वो फॉलो थ्रू नहीं है कि भाई अगले 6 महीने साल भर तक बढ़ता रहेगा ही। वो 1 महीना बढ़ेगा फिर गिर जाएगा, फिर कोई और स्टॉक 1 महीना बढ़ेगा फिर वो गिर जाएगा। तो आपको बार बार सिलेक्शन आएगी कि हाँ स्टॉक में मोमेंटम आया, लेकिन वो सिलेक्शन जल्दी फेल भी हो जाएगी। तो द रेट एट विच दैट सिलेक्शन विल फेल इज हायर इन साइडवेज मार्केट। जैसे अब पिछले 1.5 साल जो निकला है, जिसमें कि भाई मार्केट वर्चुअली साइडवेज ही थी लार्जली, तो उसके अंदर परफॉर्मेंस कोई मार्केट बीटिंग परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। लेकिन उससे पहले जो फेज था जिसमें मार्केट बढ़ रही थी, उसके अंदर भाई मल्टीपल टाइम्स ऑफ मार्केट रिटर्न्स आती हैं। तो आपको पूरी बिजनेस साइकिल ऑफ द मार्केट एक देखनी पड़ती है कि जब मार्केट बढ़ रही होगी तो यू विल मेक सुपर नेचुरल गेन्स, जब मार्केट साइडवेज होगी तो यू विल प्रॉब्ली बी वेरी नियर मार्केट, जब मार्केट गिर रही होगी तो भी कई बार आप मार्केट से बेटर परफॉर्म करेंगे। और उसका रीजन ये है कि मार्केट जब गिर रही होती है तो या तो मोमेंटम स्टॉक्स, मोमेंटम स्ट्रेटजीज ऐसी बनती हैं जिसको एब्सोल्यूट मोमेंटम बोलते हैं, जो कैश में चली जाती हैं। तो यू गो इनटू कैश एंड essentially you are sitting in cash while the market is dropping,
तो उससे ये होगा कि आपकी रिलेटिव परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर हो सकती है उस समय, अगर बहुत डीप मार्केट चली जाती है, जैसे कि कोविड में गई थी, या अगर हम 2008 का बैक टेस्ट करें तो वहाँ गई थी। जब हम रिलेटिव मोमेंटम करते हैं जिसमें कि आप कैश में नहीं जाते, बट आप एट ऑल टाइम्स, जैसे 20 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो, तो आप एट ऑल टाइम्स 20 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करेंगे, चाहे कुछ भी परफॉर्मेंस आ रही हो, वो रैंकिंग चाहे कुछ भी हो, बिकॉज देयर कैन बी ए पॉइंट ऑफ टाइम वेयर ऑल निफ्टी स्टॉक्स आर इन द रेड रिलेटिव टू लास्ट ईयर। राइट। तो आप उनमें से वो स्टॉक चुन रहे हैं जो सबसे कम गिरे। तो आपको उसमें भी वो ग्रेजुअली एक सेक्टर रोटेशन होती है इसमें ऑटोमेटिकली। जैसे कई बार क्या होता है कि मार्केट गिरी, जो आपके हाई रिस्क वाले कुछ सेक्टर्स होते हैं वो ज़्यादा गिर जाते हैं, जो डिफेंसिव स्टॉक्स होते हैं भाई आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ये कम गिरते हैं यूजुअली। तो ग्रेजुअली आपका पोर्टफोलियो उसमें रोटेट कर जाता है, क्योंकि वो हाई रिस्क वाले जो जैसे जैसे ज़्यादा गिरते जाएंगे वो निकलते जाएंगे और उसकी जगह ये रिप्लेस होता जाएगा। तो सपोज लंबी बेयर मार्केट मैनेज हो जाता है, रिस्क अपने आप मैनेज हो रहा है, तो इट्स एन ऑटोमेटिक सिस्टम ऑफ रिवॉल्विंग इनटू सेफर सेक्टर्स इन द टाइम ऑफ क्राइसिस। और जब वो क्राइसिस खत्म होगी और अपने आप हाई रिस्क स्टॉक्स या हाई रिस्क सेक्टर्स अपने आप पिकअप करना शुरू करेंगे, तो वो वहां से निकल के अपने आप उसमें आ जाएगा। तो सेक्टर सिलेक्शन भी इसमें एक ऑटोमेटिकली वे में होती रहती है, जो कि मतलब आदमी परप्लेक्स रहता है कि भाई मैंने अब ये खरीद लिया सेक्टर, अब मैं इसमें से कब निकलूं, या वेट कर लूं, या वो वाला सेक्टर ज्यादा तेज भाग रहा है तो क्या मैं उसमें स्विच कर जाऊं। तो ये जो कंफ्यूजन है ना, मतलब कि भाई हाउ टू मेक दैट डिसीजन, वो डिसीजन मेकिंग सारी आपकी ऑलरेडी डन है। तो इस करके यू डोंट बीट योर सेल्फ अप। नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट एक रिग्रेट मशीन है, आपने कुछ खरीदा वो गिर जाएगा स्टॉक, आप अपने आप को कोसोगे कि मैंने क्यों खरीदा ये। आपने कुछ बेच दिया, वो स्टॉक बढ़ जाएगा, फिर आप अपने आप को कोसोगे कि भाई मैंने क्यों बेच दिया ये। या जो दो और कंडीशंस हैं कि भाई आपने खरीदा और स्टॉक बढ़ गया, लेकिन आप कहोगे मैंने ज्यादा क्यों नहीं खरीदा, फिर रिग्रेट। या आपने बेच दिया कुछ और वो गिर गया, तो आप कहोगे मैंने ज्यादा सारे क्यों नहीं बेच दिया, या मैंने शॉर्ट क्यों नहीं कर दिया। तो हर मार्केट सिचुएशन में रिग्रेट देती है मार्केट आपको, और वो रिग्रेट दे दे के ना आपका कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है, ताकि जो एक्चुअल आपका सही ट्रेड भी हो रहा होगा ना, उसमें भी आपने कोई 100 रुपए पे चीज ले ली, आप 150 पे कहोगे यार निकल जाओ इसमें से, पता नहीं मेरे पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, मेरे को बड़ी पिटाई लगी थी। और वही चीज 150 वाली 1000 जा रही होती है। तो यू बेसिकली गिव अप द विनर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ योर ओन कॉन्फिडेंस। और यहां पर स्टॉक है जो 52 वीक हाई टच कर रहा है या ऑल टाइम हाई टच कर रहा है, वो एक्चुअली में आपको एक स्टोरी सुना रहा है कि भाई मैं उड़ने के लिए तैयार हूं, थोड़ा सा मेरे पे रिस्क ले लो। लेकिन कन्वेंशनल ये है कि भाई पिछली बार भी देखो यहीं से वापस नीचे आ गया था, तो यहीं बेच देते हैं। तो ये जो अपनी अकल लगाने वाला सिस्टम बीच में आ जाता है कि भाई आई डोंट वांट टू रिग्रेट माय डिसीजन, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। राइट राइट। आई थिंक ये कन्वेंशनल विजडम ने हमें यही सिखाया ना कि बाय वन एवरी वन इज सेलिंग एंड सेल वन एवरी वन इज बाइंग। तो शायद उसी में बफेट साहब ने खुद तो बहुत सारे पैसे कमा लिए, क्योंकि उनकी लाइफ टाइम 9 साल से वो इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो 90+ हैं, तो उन्होंने तो अपने कंपाउंडिंग करके पैसे कमा लिए, रिटर्न चाहे जो मर्जी रही हो। लेकिन बाकी लोग फंस गए, इन सारे ये जो थ्योरियां उन्होंने छोड़ दी हैं, वो बेचारे उसमें फंसे हुए हैं अभी। राइट राइट, बहुत बढ़िया सर। हमने ऑलमोस्ट 2 क्वेश्चन एड्रेस कर दिए कि व्हाट टू बाय एंड व्हेन टू बाय, राइट। अब हाउ मच टू बाय, ये क्वेश्चन एक ऐसा है, जैसे आपने रिग्रेट वाली बात बोली तो मैं इसलिए वो थोड़ा सा स्माइल कर रहा था, क्योंकि ये सबको हुआ है, मुझे भी हुआ है कि यार एक शेयर हमने बाय किया और वो हमने मान लो 1000 क्वांटिटी बाय किया और वो बढ़ गया, वो 1000 रुपये बढ़ गया वो शेयर से। फिर उसके बाद बैठ के सोचते हैं 1000 क्वांटिटी क्यों बाय किया, और स्टॉक और पैसे होते और बाय कर लेते। तो हाउ टू डिसाइड दैट हाउ मच टू बाय, वो अपना कैसे एक फ्रेमवर्क बनाते हैं आप? देखिए 2 फ्रेमवर्क इसमें पॉसिबल हैं, जो मतलब रीजनेबली मुझे लगता है कि मोस्टली लोग कर सकते हैं। एक फ्रेमवर्क है कि भाई आप इक्वली वेट करके चल रहे हैं। तो अगर मेरा 20 स्टॉक का पोर्टफोलियो है, मैंने 5% की एलोकेशन हर स्टॉक में करनी है। उसके बाद वो 5% से जब वो स्टॉक बढ़ना शुरू होता है, सपोज वो डबल हो गया, बाकी स्टॉक्स रिमेनिंग द सेम, तो वो पर्टिकुलर स्टॉक 10% एलोकेशन पे पहुंच गया आपकी रफली। तो अब आपने उसमें उसको वापस रीवेट करना है 5% पे, या उसको चलने देना है, वो दैट कैन बी ए क्वेश्चन ऑफ डिजाइन ऑफ योर स्ट्रेटजी। तो हमारे कुछ प्रोडक्ट्स में हम चलने देते हैं चाहे वो 50% भी पहुंच जाए, या ये 25% भी पहुंच जाए, या हम ऐसा करते हैं कि हर महीने हम रीवेट कर देते हैं कि भाई ये 20 स्टॉक जो हम लेके चले थे, अगले महीने फिर से वेट बराबर है सबका, तो जिसमें कुछ प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट बाहर हो गया, और जिसमें कुछ लॉस आया उसके अंदर एडिशन हो गई।
ये तो सिंपलेस्ट वे हो गया इक्वल वेट करके चलने का, और इसमें यू विल नॉट बीट योर सेल्फ अप, क्योंकि आपके बाय डिज़ाइन इक्वल वेट है, तो आप अपने आप को नहीं कोस सकते इसमें कि भाई आपने ज़्यादा कर दिया या कम कर दिया। दूसरा जो थोड़ा सा प्रोफेशनल या मैं कहूँगा कि हायर स्किल वाला तरीका है, वो है पिरामिडिंग अप करने का। तो आपने पर्टिकुलर जैसे 10-20 स्टॉक से स्टार्ट किया, और जैसे जैसे स्टॉक अब वो 4 स्टॉक बढ़ रहे हैं उसमें से, तो आप उसमें से जो बढ़ रहे हैं उसको आपने पिरामिड अप किया। तो आप पोजीशन साइज अगर 5% पे शुरू हुए थे और वो स्टॉक बढ़ा है, तो अब आप उसमें 5% और डाल रहे हैं, और जो सबसे आपका वीकेस्ट 5% था उसको आप हटा रहे हैं। तो इस तरह से भी एक थोड़ा सा ये हायर लेवल ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड हायर रिस्क वाली स्ट्रेटेजी है। हम इस तरीके से करते नहीं, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हमें फॉलो करते हैं तो वो कर भी नहीं पाएंगे इस तरीके का काम। बट जो प्रोफेशनल सेल्फ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं मोमेंटम में, वो इस तरीके का काम कर सकते हैं कि भाई आप 15-20 स्टॉक से स्टार्ट हुए और वो कॉन्सेंट्रेट होते 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 5-7-8 स्टॉक्स पे आ गया, क्योंकि आप पिरामिड अप करते जा रहे हैं। जो जो स्टॉक आपका बढ़िया बढ़ता जा रहा है उसको आप पिरामिड अप करते जा रहे हैं, और जो नहीं चल रहा है उसको आप हटाते जा रहे हैं वहां से कैपिटल निकाल के। तो दिस इज वन वेरी गुड स्ट्रेटजी विच रियली विल गिव यू फैंटास्टिक रिजल्ट्स, बट थोड़ी करने में मुश्किल है। और इसके अंदर एक लिमिट तक ही आप पिरामिड आपको करना चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी एक स्टॉक की। तो दिस इज द ओनली आई थिंक कपल ऑफ वेज वेयर हाउ यू कैन पोजिशन साइज। जो एक ये नॉर्मली गलती होती है, और मैंने भी बहुत बार गलतियां करी हुई हैं इस तरीके की बिफोर आई स्टार्टेड ऑन ऑल दिस मोमेंटम इन्वेस्टिंग एंड स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिंग, कि कई बार आप रिसर्च करते हैं या कोई नंबर्स देखते हैं, आपको बहुत ज़्यादा उसमें बिलीफ हो जाता है या बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये तो इसमें तो कुछ गड़बड़ हो ही नहीं सकती, और आप यू बेट योर हाउस ऑन इट। तो उस तरीके की जो गलतियां हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड बेटिंग में हो जाती है। यस, सम लकी वंस विल मेक ए फॉर्च्यून आउट ऑफ दैट ऑल्सो, बट वो एक बहुत बड़ी लकी गेम है। तो मतलब उतना ही बेट करिए जितना आप खोने की क्षमता रखते हो। तो उसलिए मैंने सिंप्लीफाई करा कि भाई एज आई वॉज गेटिंग ओल्डर आई डेंट वॉन्ट मोर ऑफ टेंशन, मोर ऑफ स्ट्रेस, तो मैंने कहा इक्वल वेट कर देते हैं इसमें। इफ यू हैव 5% वेट, एंड मैं कहता हूँ कोई स्टॉक कुछ ऐसी खबर आ गई उसमें कि भाई वो कल को 0 भी हो गया, और आपके पास 20 स्टॉक है, आपने 5% एलोकेशन किया हुआ है, ठीक है, तो आपकी 5% एलोकेशन चली गई। नथिंग हैज नो हेवेंस हैव नॉट फॉलन बिकॉज वन स्टॉक हैज गॉन, एंड दैट विल हैपन वंस इन अ वाइल। या ना, कोई भी ऐसा ग्रुप होगा या स्टॉक होगा जो मतलब आपको एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज देगा, मोर देन अपसाइड ऑन द डाउन साइड। तो उस करके मुझे लगा कि भाई ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट्स या ज़्यादा हाई पोजीशन साइजिंग से, डिपेंडिंग अगेन अपॉन योर साइकोलॉजी, डिपेंडिंग अगेन अपॉन योर अग्रेसिवनेस, योर एज फैक्टर, योर यू कैन से गट इन योर स्टमक, हाउ मच रिस्क एप्टीट्यूड क्या, वो भी एक्चुअली हर चीज़ एक्चुअली इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट काइंड ऑफ पर्सन, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल मेकअप यू हैव, वो ये बहुत ज़रूरी है। राइट। आखिरी सवाल रह गया सर इन चारों में से, और उसके में से मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस निकाले हैं, और जो ऑडियंस हमारे देख रहे हैं वो कभी कभी बोलते हैं कि सर आप नीचे क्या लिखते रहते हो। तो मैं जो भी आलोक सर बता रहे हैं उसमें जो मेरे काउंटर क्वेश्चंस बन रहे होते हैं मैं वो लिख रहा होता हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन तो ये रह गया कि व्हेन टू सेल, आई थिंक उसका भी आंसर आपने कहीं ना कहीं दे ही दिया कि जब वो गिरने लग जाए तो आप उसको जो है बेच के बाहर, या तो आपका सिस्टम ऐसा होगा कि आप रैंकिंग बेस्ड सिस्टम होगा तो रैंक से ही आप एग्जिट कर जाओगे। अगर आपका एब्सोल्यूट मोमेंटम बेस्ड सिस्टम है जहां पर रैंकिंग वगैरह नहीं कर रहे हो आप, वहां पर ये होता है कि आप उस स्टॉक की एब्सोल्यूट बेसिस पे कोई आप मेजर कर रहे हो उसकी परफॉर्मेंस। तो हो सकता है कि आप उसको किसी पर्टिकुलर मूविंग एवरेज के अगेंस्ट देख रहे हैं, कोई सुपर ट्रेंड के अगेंस्ट देख रहे हैं, कोई RSI उसकी मेजर कर रहे हैं, या कोई एब्सोल्यूट ड्रॉप देख रहे हैं कि भाई अगर ये टॉप से 25% गिर गया तो मैं निकल जाऊंगा, ये भी रूल हो सकता है। तो देयर कैन बी सेवरल वेज इन विच यू प्लान योर एग्जिट। तो कोई एक होली ग्रेल नहीं है इसके अंदर, बस मेन चीज होली ग्रेल इसकी यही है, बाय व्हाट इज गोइंग अप, सेल व्हाट इज गोइंग डाउन, पोजीशन साइज एज पर मे बी इक्वल वेट और समथिंग, एंड कीप लॉसेस स्मॉल एंड अलाउ प्रॉफिट विनर्स टू रन लार्जर। अगर आपने ये इनकॉर्पोरेट कर लिया, आपने जो भी सिस्टम बना रहे हैं, जो भी डिजाइन कर रहे हैं, तो हो ही नहीं सकता कि आप आउट परफॉर्म ना करें। मैं इसमें 2 क्वेश्चन सर मेरे बनते जा रहे हैं क्वेश्चन इतनी सारी चीज़ों पे। जैसे कि अगर मैं कंपैरिजन के लिए आपसे डेटा पूछूं कि एक निफ्टी 50 है, आपने बोला कि आपने उसमें से टॉप 20 जो मोमेंटम वाले स्टॉक्स थे वो आपने चूज़ कर लिए।
तो कितना डिफरेंस आ जाता है ऑन एन एवरेज बेसिस, नॉट दी एग्जैक्ट फिगर, बट अगर मैं देखूं एक साल में वो जो आपके टॉप 20 वाले शेयर्स चल रहे थे जिसको आपने बार बार चर्न भी कर लिया कि चलो ये 3 बार हो गए, 3 अंदर आ गए, और जो नॉर्मल निफ्टी 50 का रिटर्न होता है उसमें कितना डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है? तो जितने भी हमने ये प्रोडक्ट्स की स्टडी करी ओवर 10 ईयर्स, ओवर 12 ईयर्स जो हमने स्टडी करी, उसमें हमने देखा है कि ये कम से कम 4-5% का डिफरेंस आ जाता है ऑन अ CAGR बेसिस। तो जो निफ्टी की रिटर्न अगर x है तो वो x+5 के आसपास का रिटर्न आपका आ सकता है उसके अंदर, क्योंकि हर साल नहीं आएगा, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, बट ये है कि जब मार्केट में मोमेंटम स्ट्रांग होगा तो आप उसको मोमेंटम स्ट्रांग वाले पीरियड को बड़ी अच्छी तरह आप कैप्चर कर पाएंगे। तो ऐसे ही हर सेगमेंट में, चाहे वो CNX 500 वाले स्टॉक्स हों, चाहे CNX 200 के स्टॉक्स हों, आपको वो अल्फा मिलता ही मिलता है, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ अवे फ्रॉम द नॉर्मल टू द एक्सटेंट कि आप वीकनेस को आप इसको इस तरह से देखिए कि आप अपसाइड इतनी कैप्चर नहीं कर रहे जितना आप डाउन साइड को हटा रहे हैं। डाउन साइड हटने से जो इम्पैक्ट आ रहा है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, ना कि अपसाइड आने से। अब मेरा थोड़ा इसका उल्टा क्वेश्चन ये, क्या डाउन साइड में भी ऐसा ही होता है कि निफ्टी के रिटर्न से, या निफ्टी अगर 5% नीचे गया तो ये 6-7% या 10% नीचे चला जाएगा, ये वाला पोर्टफोलियो जो हमने मोमेंटम के बेसिस पे 20 स्टॉक्स चूज किए? किसी एक पर्टिकुलर 6 महीने, साल भर में, 1.5 साल में ये हो सकता है कि वो आप निफ्टी से भी नीचे रहेंगे, क्योंकि अगर सपोज चॉपीनेस चल रही है तो बार बार आपने जो हाई मोमेंटम चूज किया लेकिन वो 1-2 महीने में मोमेंटम फिजल आउट हो गया। तो अगर निफ्टी स्ट्रांग नहीं चल रहा है तो ये हो सकता है कि यू में अंडर परफॉर्म निफ्टी, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वेयर यू हैव मल्टीपल अप एंड डाउन साइकिल्स यू विल आउट परफॉर्म द निफ्टी, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। राइट। अब 2 मिनट के लिए बात को मोमेंटम इन्वेस्टिंग से निकालते हैं और चलते हैं US की तरफ। तो US में बैंक क्राइसिस चल रहा है और अभी ये डेट सीलिंग क्राइसिस भी, डेट क्राइसिस भी चल रहा है। पहले तो आम इन्वेस्टर्स के लिए अगर आप इसे सरल शब्दों में थोड़ा बहुत समझाना चाहें, बताना चाहें कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर हम देखेंगे उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट्स पे आ सकता है, नहीं आ सकता है, आ रहा है तो क्या आ रहा है। सबसे पहले थोड़ा सा अगर आप एक्सप्लेन कर पाएँ हमारे रिटेल ऑडियंस को इस बात पे कुछ। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ और मेरी भी बहुत एक स्क्रैचिंग द सरफेस वाली नॉलेज है, और लेकिन जो मुझे समझ में आया है उसको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो एसेंशियली एक US का जो मॉनेटरी सिस्टम बना हुआ है वो बहुत ही यूनिक सिस्टम है, क्योंकि वो US रिजर्व करेंसी भी है। तो रिजर्व करेंसी होने की वजह से हर कंट्री US डॉलर को एज देयर ओन रिजर्व रखना चाहती है। जैसे इंडिया में भी 400-500 बिलियन डॉलर का हमने रिजर्व रखा हुआ है, क्योंकि हर कंट्री को ट्रेड करने के लिए US डॉलर चाहिए होता है। तो डॉलर को हर आदमी एक्यूमुलेट करना चाहता है और डॉलर छापने की मशीन सिर्फ US के पास है। तो उनको एक ये एग्जॉर्बिडेंट प्रिविलेज है कि वो जितना मर्जी डॉलर छाप लें, दूसरे लोग उसको लेने के लिए तैयार हैं और अपने गुड्स और सर्विस उसके बदले में देने को तैयार है। तो एक बहुत एक्सक्लूसिव एक पोजीशन बनी हुई है उनकी, मतलब वर्चुअली अनरियल पोजीशन है, लेकिन द वर्ल्ड इज एग्जिस्टिंग बेस्ड ऑन दिस पोजीशन। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने नोट छाप छाप के दुनिया भर का डेट खड़ा कर लिया है। वो $30 ट्रिलियन टाइप का कुछ डेट वहाँ पर खड़ा हुआ है, उनके गवर्नमेंट ने बोरो किया है फेड से, और फेड आपके डॉलर छाप रहा है और गवर्नमेंट फेड से बोरो कर रही है। तो अब ये डेफिसिट की तरह की उनकी बेसिकली उनका बजट डेफिसिट बजट है। तो वो दुनिया भर की स्पेंडिंग कर रहे हैं, सोशल स्कीम्स में स्पेंड करते हैं। अब दुनिया भर में उन्होंने अपनी आर्मी बेसिस लगा रखे हैं, वहाँ स्पेंडिंग हो रही है, दुनिया भर का स्टिमुलस बांटते रहते हैं, क्योंकि मनी की कॉस्ट उनके लिए कुछ खास अभी तक है नहीं। इट्स जस्ट लाइक प्रिंटिंग पेपर एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, बिकॉज एवरीबडी इज विलिंग टू एक्सेप्ट इट। तो ये जो अभी एक ये बना हुआ सिस्टम, ये लोग कहते हैं और बड़े बड़े जो गुरुज हैं वो ये कहते हैं कि भाई ये इस तरीके का सिस्टम कुछ हर 100 साल में चेंज हो जाता है, 100-150 साल में चेंज होता है। और हमारा ये सिस्टम अभी कुछ इसी के आसपास आ गया है। फेड की फॉर्मेशन कुछ 1913 में हुई थी। तो ये एक सिस्टम आने वाला है कि जब ये सिस्टम चेंज होगा, वेयर वर्ल्ड विल स्टॉप एक्सेप्टिंग कि भाई हमें डॉलर नहीं चाहिए। डी डॉलराइजेशन का जो एक कॉन्सेप्ट थोड़ा चल रहा है, डी ग्लोबलाइजेशन का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। हर कंट्री चाह रही है कि भाई हम अपने आप में सशक्त हों हर चीज़ के, हमें किसी और से कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसके चलते चलते एक सॉर्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम होगा किसी पॉइंट पे जाके। अब मेरी लाइफ टाइम में होगा नहीं होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आ सकता है,
क्योंकि अगर आप ये देखें कि मतलब बेस ऑफ द डॉलर जो एक करेंसी है सारी, पिछले 3-4 साल में इतनी उन्होंने करेंसी छाप दी है जो 3 टाइम्स है पिछले 75 साल में जितनी छापी थी। पिछले 3-4 साल में इतनी करेंसी छापी है जो 3-4 टाइम्स है ऑफ व्हाट वाज प्रिंटेड इन द लास्ट 5 to 7 डेकेड्स। तो बहुत ज़्यादा एक लिक्विडिटी एक तरह से फ्लश कर दिया उन्होंने सारे वर्ल्ड में कि भाई लो, जितने डॉलर चाहिए लो। अब वो डॉलर घूम घूम के दे आर लुकिंग फॉर सम होम फॉर देमसेल्व्स। अब या तो वो इन्वेस्टमेंट में जाएगा या कहीं कैपेसिटी बिल्डिंग में जाएगा या स्पेंडिंग में गया वो, तो उस करके हर चीज़ों के दाम बढ़ गए। एसेट प्राइसेस हैव गॉन अप, हाउसिंग बढ़ गया, स्टॉक मार्केट बढ़ रही है, हर चीज़ बढ़ रही है। वो बढ़ते बढ़ते इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन को कैसे कर्व करें, तो इन्फ्लेशन को कर्व कैसे करते हैं, भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं ताकि इकोनॉमी में जो थोड़ी रेड हॉट हो गई है, चल रही है इकोनॉमी, उसको दबाया जाए, जॉब्स की थोड़ा सा लॉस हो, थोड़े कंपनीज अपना बुलिशनेस कम हो, अपनी एक्सपेंशन थोड़ी कम करें, क्रेडिट ऑफटेक कम हो, थोड़ा सा इकोनॉमी को दबाया जाता है ताकि मतलब इन्फ्लेशन वापस आए नीचे। तो ये जो बैलेंस है इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट का, ये अभी तक तो ठीक चल रहा था कि भाई आपने इंटरेस्ट रेट स्टिमुलस दिया, आपने इंटरेस्ट रेट डाउन किया, थोड़ी सी इन्फ्लेशन बढ़ती थी, आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, इन्फ्लेशन वापस आया थी, तो ये बैलेंस चलता रहता था। अभी क्या हुआ 2008 क्राइसिस के बाद के बहुत लंबा एक फेज आया जहां पे लो इंटरेस्ट रेट्स चलते रहे वहां यूएस में खास करके। तो 10-12 साल हो गए कि भाई एक नॉन नॉर्मल इंटरेस्ट रेट रेजीम चली है वहां पे, जहां पे रियल इंटरेस्ट रेट तो वर्चुअली नियर जीरो ही था या नेगेटिव भी था फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब आपको पैसा जीरो रेट पे मिल रहा हो या नेगेटिव रेट पे मिल रहा हो, तो हर आदमी चाहेगा कि मैं पैसा बोरो कर लूं और जो भी रिटर्न कहीं से मिल रही है मैं कमा लूं। तो हर बैंक ने वहां पर भी यही किया कि भाई डिपॉजिटर को तो वो 0.5% या 1% दे रहे हैं, और अपनी उन्होंने जो डिपॉजिटर से पैसा आया उसको यूएस ट्रेजरी में लगा दिया 2% पे, 3% पे, या कहीं और लोन्स दे दिए 3% पे, 4% पे। अब इंटरेस्ट रेट सडनली एट द फास्टेस्ट पेस एवर उन्होंने 0 से लेके 5 पे ले गए वो इंटरेस्ट रेट, अब जो कि मतलब फास्टेस्ट पेस ऑफ इंटरेस्ट रेट हाइक हुआ है यूएस में। तो इतना इंटरेस्ट रेट जो हाइक हुआ एकदम से, तो गवर्नमेंट इटसेल्फ हैज सो मच डेट, उनको भी इंटरेस्ट देना है। बैंक्स ने जो बॉन्ड्स ले रखे थे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है बॉन्ड्स की वैल्यू गिर जाती है, उनको मार्क टू मार्केट बॉन्ड्स में बहुत ज़्यादा एटलीस्ट अभी के लिए लॉस आया। और डिपॉजिटर्स ने कुछ पैसा भी निकालना शुरू किया। उन्होंने कहा भाई हम आधा 1% पे क्यों रखें जब मनी मार्केट फंड में हमें 5% मिल सकता है। तो वो भी डिपॉजिटर ने ही पैसा निकालना शुरू किया। तो एक इंसॉल्वेंसी टाइप की सिचुएशन आ गई जहाँ पे जितने भी ये रीजनल बैंक्स थे, इसमें जो एक ड्यूरेशन मिसमैच बोलते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में कि भाई आपने शॉर्ट टर्म पैसा उठाया लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट किया, तो अगर शॉर्ट टर्म पैसा खींच लिया डिपॉजिटर ने तो आप क्या करोगे। तो इस तरीके का मिसमैच आ गया, लिक्विडिटी मिसमैच हो गई। तो फेड ने ये कहा कि भाई आप चिंता मत करिए, आपके जो भी अभी करंटली मार्क टू मार्केट लॉस वाले जितने भी एसेट्स हैं उसको हम पूरा एट पार उतनी लिक्विडिटी हम आपको दे देंगे। तो अभी के लिए उन्होंने सारे डिपॉजिटर्स को गारंटी कर दिया, 17 ट्रिलियन है जो भी उसके फिगर है डिपॉजिटर्स की, सबको उन्होंने गारंटी कर दिया। तो एक ये सॉर्ट ऑफ ना एक बनाना रिपब्लिक बन चुका है कि पैसे भी हम छापेंगे, सारी गारंटियां भी हम दे देंगे, खर्चे भी सारे हम करेंगे, लेकिन इसकी कोई डाउनसाइड भी नहीं होगी। तो ऐसा तो जिसे कहते हैं ना कि देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। अभी तक फ्री लंच चलता आया है 1971 से, जब से गोल्ड स्टैंडर्ड हटाया गया या ये गोल्ड बैकिंग ऑफ डॉलर हटाई गई। लेकिन अब वो मुझे लग रहा है, और बहुत सारे और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनको भी लग रहा है कि ये बहुत ओवर एक्सटेंड हो चुका है और अब अदर कंट्रीज अब इसके साथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती। तो इवन जो बहुत इनके यूएस के एलाइज लाइक सऊदी अरेबिया और इस तरीके की कंट्रीज जिन्होंने कभी यूएस के साथ सोचा नहीं कि भाई हम यूएस डॉलर से दूर जाएंगे, वो भी अब ब्रिक्स नेशन और 19 देश आना चाह रहे हैं इकट्ठा कि भाई हम कुछ डॉलर डोमिनेंस कुछ कम हो ताकि हमारे को कुछ एक कंट्रोल मिले अपनी करेंसीज पर भी। तो है नहीं, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, बहुत एक मैसिव लिक्विडिटी चल रही थी पिछले 10-15 साल से यूएस की तरफ से, जिसका हमने भी खूब फायदा उठाया है। मतलब चाहे वो एफआईआई फंड्स आ रहे थे, चाहे वो एफडीआई आ रही थी, चाहे वो वेंचर कैपिटल आ रहा था, प्राइवेट इक्विटी आ रही थी, तो उससे इंडिया को भी बहुत फायदा मिला है। तो अब जो है वो वाला टैप क्लोज हो गया है फॉर एटलीस्ट सम टाइम।
तो वो जो फ्लोज थे, वो जो एक इजी लिक्विडिटी थी, वो कम होती जा रही है। उस करके धीरे धीरे ये बैंक्स में वहाँ क्राइसिस आनी शुरू हो गई है, क्योंकि एक्चुअली में देखा जाए तो 50% बैंक से ज़्यादा वहाँ पर उनका जो एसेट बेस है वो उसकी वो 50% डाउन है अपने वैल्यू से, और इक्विटी उनकी और भी डाउन है। तो इक्विटी इन्फ्यूजन चाहिए उनको बहुत बड़ा। तो मतलब एक ये कैश 22 सिचुएशन बन गई है कि अगर तो फेड लूज पॉलिसीज रखता है, लो इंटरेस्ट रेट रखता है, तो इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, और अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो चीज़ें ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे अभी शुरू में आपने देखा होगा कि भाई एक FTX क्रिप्टो बहुत बड़ी एक्सचेंज उड़ गई, क्रेडिट स्विस खत्म हो गया, 3 ये बड़े बड़े बैंक्स खत्म हो गए। तो ऐसा सिचुएशन विद इन 6-9 मंथ्स पहले कभी नहीं हुई है। इवन 2008 में भी जो बहुत नंबर ऑफ बैंक्स वर लार्ज, बट वो बहुत छोटे छोटे बैंक्स थे। इस बार बहुत बड़े बड़े 3 बैंक्स इंसॉल्वेंट हुए। क्रेडिट स्विस जैसा हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स जिसकी हिस्ट्री थी वो खत्म हो गया। तो एक ये मानना है कि दिस स्टोरी इज नॉट ओवर, अभी कहीं ना कहीं जाके इसका कुछ कैपिचुलेशन आएगी। मतलब कोई बड़े इंस्टीट्यूशंस में इश्यूज आ सकता है, या कोई क्राइसिस आनी बाकी है, क्योंकि क्राइसिस आती है, जैसे लेमन क्राइसिस आई थी 2008 में, तब जाके एक बॉटम बनता है फ्रॉम ए ग्लोबल पर्सपेक्टिव कह रहा हूं। तो वो अभी शायद यूएस में पता नहीं अभी होना बाकी है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा एक हाई प्रोबेबिलिटी मानी जा रही है कि हार्ड लैंडिंग, जैसे रिसेशन टाइप का एनवायरनमेंट आएगा वहां पर। और अभी एम्प्लॉयमेंट रेट्स भी वहां पर काफी ठीक हैं, अनएम्प्लॉयमेंट भी ज्यादा नहीं बढ़ रही है। तो मतलब एक्चुअली में किसी को समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये, और एक इसमें क्या होना है। तो द सेंस इज दैट के ज्यादा देर तक इंटरेस्ट रेट ऊपर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि डेट इतना ज्यादा है वर्ल्ड में कि उसका इंटरेस्ट ही सस्टेन नहीं हो सकता। तो इन्फ्लेशन को हाई रहना पड़ेगा फॉर ए इलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम। जब इन्फ्लेशन लॉन्ग पीरियड तक एलिवेटेड रहता है, तो बिकॉज मनी की वैल्यू बहुत ज्यादा कोलैप्स होती है ड्यूरिंग दैट पीरियड, तो आपका जो डेट होता है वो फिर एक तरह से रियल टर्म में श्रिंक हो जाता है। क्योंकि आपके रुपए, आपने अगर किसी को 1000 रुपए देने थे, आपने लोन लिया हुआ है, और ये इन्फ्लेशन हो रही है दबा के, तो और 10 साल बाद आप देखोगे तो 1000 रुपए की वैल्यू खत्म हो चुकी है। अब आप कहोगे ले ले भाई 1000 रुपए ले ले मेरे से वापस। तो ये एक इंटेंडेड वे होता है टू रिड्यूस योर डेट बर्डन बाय अलाउइंग इन्फ्लेशन टू रन हाई। तो वो अपने मुंह से बोलेंगे नहीं, बट दैट इज द एंटायर थीसिस दैट इन्फ्लेशन विल बी अलाउड टू रन हाई, ताकि ये कुछ GDP डेट रेशियो कुछ ठीक होए, जो कि बहुत ज्यादा आउटस्ट्रेच हो चुका है। एनी हाउ, तो ये चैलेंजेस हैं जो कि मतलब जिसे विच कॉज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी इन टूडेज मार्केट। तो जैसे बड़े बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं यूएस के भी, वो भी ये कह रहे हैं कि पिछले 40-50 साल का सबसे डिफिकल्ट पीरियड है प्रिडिक्ट करना कि अगले 2-5 साल में क्या होगा। मैसिव इन्फ्लेशन आएगी या डिफ्लेशनरी ट्रेंड चलेगा, या फेड क्या करेगा। क्योंकि जो 2-3 साल में फेड ने किया है, नीजर्क रिएक्शंस किए हैं कि कोविड आया तो उन्होंने $3-4 ट्रिलियन फेंक दिए मार्केट में कि लिक्विडिटी एकदम से हमने बढ़ा दी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन की एक सुनामी आ गई। सो पीपल आर नॉट रियली श्योर, जो बड़े बड़े फंड मैनेजर्स भी हैं, कि भाई कैसे ये पार लगेंगे हम इससे, और नॉर्मलाइज कैसे होगी सिचुएशन। तो इस करके इंडिया मार्केट में वो अनसर्टेनिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से हेडविंड है। बाकी अगर मैं अपने लिमिटेड व्यू में अगर इंडिया मार्केट को देखूं, तो इंडिया मार्केट भी एक स्टोरी हमें बाय इट्स निफ्टी का लेवल या बाय जनरल इंडाइसिस एक बता रही है कि भाई आई एम ऑल राइट, आई हैव नो इशू, आई एम नियर ऑल टाइम हाई, 2% दूर हूं ऑल टाइम हाई से, तो किस बात की चिंता है, राइट। सो अभी इंडिया मार्केट ने कोई इंडिकेशन नहीं दिया कि यहां पर कोई वीकनेस है। बट यस, देर इज ओवरसीज अनसर्टेनिटी विच कैन हिट अस इन केस देर इज ए क्राइसिस। एंड आई थिंक जो एक आम रिटेल निवेशक है, उसको तो यही करना चाहिए कि ज़्यादा ये जो थोड़ी सी डरावनी चीज़ें हैं ग्लोबल लेवल पे, इस पे ज़्यादा ना फोकस करते हुए, क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज़्यादा फोकस करोगे तो आप इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे फिर। तो अपना आप ये मान के चलिए कि इंडिया की रनवे बहुत लंबी है ग्रोथ की, बीच में हिकअप्स ज़रूर आएंगे, लेकिन आप
अगर आपने इन्वेस्ट नहीं किया है तो जैसे कहते हैं ना, व्हेन इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, सो आई विल से यस्टरडे वाज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आपने यस्टरडे मिस कर दिया तो आज से कर लीजिए। तो आज से आप शुरू करिए और बेझिझक आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को आगे बढ़ाइए। लेकिन एसेट एलोकेशन, अगर आप थोड़ा सा बिल्कुल न्यू इन्वेस्टर नहीं है और आप मिडिल एज हैं या मेरी तरह से 50+ हैं, तो आप थोड़ा सा एसेट एलोकेशन करिए ताकि इक्विटी की जो वॉलेटिलिटी है उसको आप अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो में रिड्यूस करिए। क्योंकि एक चीज पक्की है कि अगर हाई इन्फ्लेशन रहेगी तो रियल एसेट्स बहुत अच्छा करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट ऑलरेडी एक नई साइकिल पे चल चुका है इंडिया में। अब ये 20-30-40% जो बढ़े हैं रेट्स मोस्टली जगहों पे, अब लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो नीचे आ जाएंगे, सो ऑन सो फोर्थ। बट व्हाट इफ दिस इज a 8 year साइकिल दैट हैज स्टार्टेड और अभी एक ही साल हुआ है। तो क्योंकि ये जो कमोडिटीज़ हैं, रियल एस्टेट है, ये इनकी साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं। जब ये चलना शुरू करते हैं एक बेस फॉर्मेशन के बाद, तो जिसे कहते हैं ना कि एक हिंदी में कहावत है कि वो तवा गर्म होने में भी देर लगती है और उसको ठंडा होने में भी देर लगती है। मोटा तो तवा जब जो होता है। हाँ, तो जो तवा है वो अगर गर्म हो जाता है तो फिर देन इट प्रोवाइड्स यू विद अ रनवे फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो रियल एसेट जो हैं, गोल्ड, रियल एस्टेट, गुड स्टॉक्स, जैसे आप अपने कन्वेंशनल इन्वेस्टिंग में भाई लो डेट, गुड मोट्स, दोज काइंड ऑफ स्टॉक्स, ये अर्निंग्स वाले स्टॉक, मतलब ये सब अच्छा परफॉर्म करेंगे। कैश इन्फ्लेशन से बेसिकली डिप्लीट होगा। तो जो डेट ओरिएंटेशन है या जो बॉन्ड्स लेने का या एफडी में पैसे रखने का, उसमें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है इस तरीके के एनवायरनमेंट में। उसमें बस ये है कि भाई आप एट पार, ज़्यादा से ज़्यादा एट पार रह सकते हैं। अगर आप मतलब इफ़ यू आर इन दैट एज ब्रैकेट कि भाई आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है तो आप एट पार रह सकते हैं, उसमें भी कोई बुराई नहीं। बट जो थोड़ा सा आपको एक जस्ट टू फील गुड ऑल्सो, यू वांट टू हैव दैट अल्फा लिटिल बिट, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप एसेट एलोकेट करिए। आप 90% अपना सेफ उसमें एसेट्स में रखिए, 10% किसी ऐसी स्लाइटली मार्केट बीटिंग, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न में लगाइए। तो इन्फ्लेशन को बीट करना है। एक्चुअली बहुत सारे लोग क्या है ना कि निफ्टी को बेंचमार्क बना के सोचते हैं कि भाई 10% रिटर्न तो बेकार है। बट अगर इन्फ्लेशन आपकी 5-6% से 7% चल रही है एवरेज, और अगर आप 10-11% किसी और एसेट क्लास में भी कमा रहे हैं, जैसे गोल्ड में हो गया या रियल एस्टेट में हो गया, वो बहुत अच्छी रिटर्न है। उसको आप मतलब हर चीज़ को आप इक्विटी से मत कंपेयर करिए, क्योंकि उसकी वॉलिटिलिटी भी इक्विटी से कंपेरेबल नहीं है। और अगर ग्लोबली आप देखें तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज में ऐसे बहुत सारे किस्से हुए हैं जहाँ पे इक्विटी वॉज डूइंग वेरी वेल, लेकिन उसके 10 साल तक इक्विटी वॉज डूइंग क्वाइट बैड, क्योंकि इक्विटीज को बहुत सारे फैक्टर्स एक तरह से इम्पैक्ट करते हैं। तो कल को कोई ऐसी सरकार आ जाए इंडिया में जो मतलब बिल्कुल ही ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, जिसमें कि मतलब आप कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ग्लोबल लेवल पे, जिनमें हमारे लीडर पे जिसको किसी को कॉन्फिडेंस नहीं है, तो क्या होगा इक्विटी का उन 5 साल में? इक्विटी विल नॉट कीप परफॉर्मिंग लाइक दिस, इक्विटी विल गो फॉर अ डाइव। तो आपको वो भी मान के चलना है कि जो आज का स्टेटस है ये कोई परपेचुअल स्टेटस नहीं है कि जैसा आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा अगले 20 साल में। एनी टाइम एनीथिंग कैन गो रॉन्ग। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए अपनी रिस्क एवर्स अगर हैं तो थोड़ा सा एसेट एलोकेट करिए, डाइवर्सिफाई ज़्यादा करिए, और अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप जो है उसके अंदर अपनी एलोकेशन और रिस्क लीजिए। तो आई थिंक देयर इज नथिंग टू फियर अबाउट। और थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोचिए। बीच में अगर 6 महीने, साल भर, 2 साल कभी आपको रिटर्न नहीं भी आती है, दैट इज द नेचर ऑफ द इक्विटी मार्केट। उससे अब मायूस होने की कोई बात ही नहीं है। राइट सर, 2 चीज़ों को लेके मैंने आपको देखा है बहुत वोकल रहते हैं। वन इज़ गोल्ड एंड वन इज़ रियल एस्टेट, राइट। जबकि वो बहुत सारे लोग जो इक्विटीज़ में, वो फिर इक्विटीज़ के दीवाने रहते हैं। वो 100% इक्विटी में रहेंगे, वो कहेंगे रियल एस्टेट बेकार है। और कई बार मैंने आपके ट्वीट भी पढ़े हैं कि आप 1-2 बार ज़रा टांग भी खींच देते हो कि हाँ भाई घर नहीं ले रहे तो ले भी नहीं पाओगे, और ऐसी सारी चीज़ें भी आप ट्विटर पे लिखते रहते हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ गोल्ड की। क्यों आप इतने बुलिश रहते हैं? क्या थॉट प्रोसेस है गोल्ड के पीछे इतने बुलिश होने का? मैं ये फिलॉसफी जानना चाहूँगा। तो फिलॉसफी नीरज जी इसमें यही है कि वर्ल्ड की जो रिजर्व करेंसी है उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो जो मॉनेटरी बेस है वर्ल्ड का, अगर एक कंट्री उसको छापती चली जा रही है तो उसकी वैल्यू तो गिरनी है।
इट इज जस्ट लाइक कि भाई एक एंडलेस सप्लाई ऑफ करेंसी अगर है तो उसकी वैल्यू तो गिरनी गिरनी है। अब वो जब एंडलेस सप्लाई हो रही है और वो डिस्ट्रीब्यूट भी हो रहा है पैसा वर्ल्ड वाइड, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़नी है, राइट। इन्फ्लेशन भी होनी है उसकी वजह से। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि वाई गोल्ड। तो गोल्ड को जैसे भाई वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि भाई पेट रॉक है, इसी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसमें से कोई अर्निंग्स नहीं है, और सारा गोल्ड मिला लो तो एक फुटबॉल फील्ड में एक 30 मीटर बाई 30 मीटर या ऐसा कुछ एक क्यूब बन जाएगा, और उससे ज़्यादा थोड़ी बहुत इंडस्ट्रियल यूज है तो कोई मतलब ऐसी कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इंडियंस लाइक टू वियर ज्वेलरी, चाइनीज लाइक टू वियर ज्वेलरी, बट वो उसका कितना ही इम्पैक्ट है ऐसा। तो एक चीज जो एक क्वेश्चन है जो मतलब जिसका कोई सटीक आंसर नहीं दे पाता, वो ये है कि जितने भी वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स हैं वो गोल्ड क्यों एक्यूमुलेट करते हैं। आज यूएसए के पास भी 8,000 टन गोल्ड है, चाइना, रशिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सबके पास हजारों टन गोल्ड है। इंडिया के पास भी कुछ 700-800 टन गोल्ड है। क्यों है? क्यों नहीं वो अपने सेंट्रल बैंक रिजर्व में अपने सिल्वर रखते, प्लेटिनम रखते, या कोई और मेटल या क्रूड ऑयल रखते, निकल कोबाल्ट क्यों नहीं रखते? क्यों ये एक गोल्ड के प्रति वो है? तो मैं, अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये तो एक हिस्टोरिकल, एक लेगेसी बेस्ड सिस्टम है कि भाई 1944 तक जब ब्रेटन वुड्स या 45 ब्रेटन वुड्स सिस्टम गोल्ड द डॉलर वाज बैक्ड बाय गोल्ड, कि भाई $32 का एक आउंस गोल्ड होगा, ये एक बैकिंग थी उस समय। तो करेंसी के पीछे गोल्ड बैकिंग थी। फिर बाद में 71 के बाद वो करेंसी की बैकिंग भी खत्म हो गई, तो इस करके लोगों के पास रखे हुए हैं वो पुराने गोल्ड। तो ऐसा भी नहीं है, आज आप देख रहे हैं कि सारे सेंट्रल बैंक्स गोल्ड खरीद रहे हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे इंडिया हो, चाहे कजाकिस्तान हो, चाहे सो मेनी कंट्रीज। तो गोल्ड खरीदने का पर्पस यही है कि आज भी देर इज ए स्कूल ऑफ थॉट कि जो पेपर फिएट करेंसी है, चाहे हम उसको मान रहे हैं कि उसकी बेसिस कुछ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड स्टिल एग्जिस्ट एज दैट फॉल बैक ऑप्शन, कि ये करंट सिस्टम अगर फेल हो गया, कोलैप्स हो गया, तो हम इसको रिसरेक्ट कैसे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। तो गोल्ड उस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गोल्ड को रीप्राइस करा जा सकता है। कल को सपोज फिएट सिस्टम बिगिंस टू कोलैप्स और दुनिया भर के कंट्रीज ने फिएट छाप दिया, अब आपके पास दुनिया भर के ट्रिलियंस ऑफ डॉलर ऑफ लोन भी हैं, तो किसी भी कंपनी में क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा डेट बढ़ जाता है, आपको उसमें इक्विटी इन्फ्यूजन करनी पड़ती है, राइट। आप इक्विटी इन्फ्यूज करते हो बैलेंस शीट को फिर से बैलेंस करने के लिए, और उस बेसिस पे आप फिर आगे काम कर सकते हो। तो इसमें भी एक मानना यह है कि गोल्ड जो होल्डिंग है सेंट्रल बैंक की, उसको रीप्राइस करा जा सकता है। आज की डेट में उनकी बैलेंस शीट पर गोल्ड कुछ $42 पर आउंस पे खड़ा है, उसको वो अगर मार्केट प्राइस पे 2,000 पे भी ले आते हैं तो भी उनकी एक एसेट वैल्यू बढ़ती है उसके अंदर। और अगर उसको वो सपोज कहते हैं कि आज से एक डिक्टेट सारे सेंट्रल बैंक्स मिलके निकालते हैं कि भाई आज से गोल्ड विल बी प्राइस्ड एट मिनिमम $5,000 एन आउंस, तो सबकी सारे सेंट्रल बैंक्स की बैलेंस शीट में एक एसेट की वैल्यूएशन आ जाएगी उसके अंदर, टू रीबिल्ड देयर बैलेंस शीट्स। तो गोल्ड इज लाइक द फॉल बैक ऑप्शन, कि भाई अगर दुनिया में मतलब क्रेजीली कुछ न्यूक्लियर वॉर टाइप की कुछ हो गई, या लोअर कॉन्फिडेंस फिएट करेंसी से उड़ गया, तो दिस इज द ओनली ऑप्शन टू रीबिल्ड द सोसाइटी। दूसरी बात, बहुत सारे किस्से ऐसे हुए हैं जहाँ पे लोगों को अपना कोई घर बार छोड़ के भागना पड़ा, जैसे पार्टीशन के टाइम पे हुआ था। मैं रिसेंटली पार्टीशन म्यूजियम देखने गया था अमृतसर में, तो मुझे वो देखकर मुझे ख्याल आया कि भाई कितने सारे लोग अपने घरों से डिस्प्लेस हुए, जो भी उनके काम धंधे चल रहे थे वो ख़त्म हुआ, जो उनकी सेविंग्स थी बैंकों में जहाँ पर भी वो ख़त्म हुई, स्टॉक्स तो छोड़ ही दो, मतलब क्या उसमें स्टॉक्स की तो वैल्यू ही क्या ख़त्म हो गई। द ओनली थिंग दे कुड रन वॉज ए वॉट एवर दे कुड फिट इन देयर हैंड एंड रन फॉर देयर लाइफ। उससे उन्होंने अपनी जिंदगियां फिर से बसाई, एंड दैट वॉज गोल्ड। सो फ्रॉम द परस्पेक्टिव ऑफ देयर इज ओनली वन एसेट इन दिस वर्ल्ड जिसका कोई काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है,
आप कोई सा भी एसेट देख लीजिए, चाहे जो स्टॉक मार्केट में आपके पास स्टॉक्स हैं, आपके स्टॉक्स कहाँ रखे हैं? डीमैट में रखे हैं। कल को आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट फेल हो गया और जो सिस्टम बना हुआ है कि भाई एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को की इंश्योरेंस है या उसको बैकअप किया जा सकता है, वो भी फेल हो गई, यू लॉस्ट ऑल योर मनी। आपने पैसे अपने बैंक में रखे हुए हैं, बैंक फेल हो गया, गवर्नमेंट ने गारंटी नहीं किया। अभी तो हम एक इम्प्लिसिट एक थॉट पे चलते हैं कि भाई हमारा पैसा बैंक में रखा हुआ है, वो हमारा नहीं है एक्चुअली, वो बैंक का है। हमने बैंक को लोन दिया हुआ है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लोन वापस हो जाएगा जब हम बोलेंगे। तो वो एक हमारे पास एक कॉन्फिडेंस है। तो मनी इज ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस गेम कि भाई काउंटर पार्टी डिफॉल्ट नहीं करेगी, या हमारे पास लैंड है तो हमारे को ये कॉन्फिडेंस है कि लैंड रिकॉर्ड में हमारा नाम लिखा हुआ है, कल को वहां पे किसी और का नाम लिख दोगे तो आपका कोई इसके ऊपर राइट नहीं रह जाएगा। तो इसेंशियली द ओनली एसेट विच इज डेंस एंड विच हैज नो काउंटर पार्टी रिस्क इज गोल्ड। कि आपके पास आपकी अगर गोल्ड की होल्डिंग है तो वो आपकी है, वो किसी और की नहीं है, राइट। एंड इट इज ए इंटरनेशनल एसेट। इसका जो चौथा पॉइंट है कि एक हमारी एज ए इंडिया इन्वेस्टर हमारा सब कुछ रुपी डिनोमिनेटेड है, हमारे स्टॉक्स रुपी डिनोमिनेटेड हैं, हमारे पास कोई प्रॉपर्टी है वो रुपी डिनोमिनेटेड है, हमारा डेट है वो रुपी डिनोमिनेटेड है, हमारा कैश पड़ा है वो रुपी डिनोमिनेटेड है। कल को कुछ ऐसा हो जाए कि रुपी कोई ऐसी सरकार बन जाए, कुछ ऐसा हो जाए, भगवान ना करे ऐसा हो कभी, लेकिन कुछ ऐसा हो कि रुपी की जैसे अभी पाकिस्तान में 290 रुपये हो गया टू ए डॉलर। 100 रुपये हुआ करता था जस्ट नॉट सो फार बैक, वो 100 का 290 हो गया। या टर्की में आप देखिए लीरा कहाँ से कहाँ गया है, या जैपनीज येन 70 से 150 हो गया। तो अगर कुछ ऐसा हो गया कल को, तो आप तो ऑन ए ग्लोबल स्टैंडर्ड आप तो बहुत ज्यादा पुअर होगा, क्योंकि आपकी करेंसी तो वैसे ही पिट गई, राइट। So you need to have an asset which is globally priced, which is not dependent on rupee pricing. Gold is that asset जो आपको रुपी में मिल जाता है, लेकिन उसकी प्राइसिंग ग्लोबल लेवल पे हो रही है। अगर ग्लोबल लेवल पे वो $3000 का हो गया और रुपया 80 की जगह 160 भी हो गया, तो आपको इक्विवेलेंट वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो योर वेल्थ गेट्स प्रिजर्व्ड, योर परचेजिंग पावर रिमेन्स प्रिजर्व्ड। इसके तो बड़े एनेक्डोट्स हैं कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड विल बाय यू ए गुड डिनर एट अ 5-star होटल। अगर आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लें तो जो 1970 में एक 20 रुपए की अगर 5-star में प्लेट थी और 20 रुपए का 1 ग्राम गोल्ड था, और आज अगर 5-6 हज़ार रुपए का अगर 1 ग्राम गोल्ड है, तो आपको आज भी 5-6 हज़ार रुपए में बढ़िया 5-star में एक खाने के लिए प्लेट मिलेगी। तो इट प्रिजर्व्स द वैल्यू, आपकी परचेजिंग पावर प्रिजर्व रहती है। येस, इट कैन नॉट बीट स्टॉक इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स। लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं कि स्टॉक से कंपेयर करते हैं। स्टॉक से कंपैरिजन ही नहीं है ये। गोल्ड इज लाइक एन इंश्योरेंस। आप ये देखिए कि यू आर बाइंग ए इंश्योरेंस विच इज ऑल्सो गोइंग अप इन वैल्यू। कोई इंश्योरेंस आपको, आप टर्म इंश्योरेंस लेते हैं, साल के एंड में खत्म, आपको तो कुछ नहीं मिल रहा। इट विल ओनली इंश्योर यू इन केस ऑफ दैट डिबैकल। बट हियर, राइट, in case the debacle is not happening, even then that value is going up 11.5%। बहुत लोगों को अचंबा होता है सुन के ये, लेकिन लॉन्ग टर्म CAGR गोल्ड की 11.5% है इंडिया में। तो क्यों नहीं आप एक एसेट में इन्वेस्ट करें जिसमें 11.5% रिटर्न है, लेस वॉलेटाइल है, सेफर एसेट है। उसमें अगर कोई आप ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स SGB वगैरह ले लेते हैं, उसमें 2.5% गवर्नमेंट इसके ऊपर और भी देती है, कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं लेती, मतलब फ्री का पैसा बढ़ रहा है एक्चुअली। यस, 15% की अगर आप रिटर्न निकाल पा रहे हैं प्री टैक्स 14-15%, आई मीन व्हाट इज द हार्म इन एलोकेटिंग some part of your capital, and it will save you in times of crisis. That is the beauty of it. तो ये कुछ सारे रीजंस हैं। मतलब मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ है दैट दिस शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरीबॉडीज पोर्टफोलियो। और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसकी आपको परसेंटेज बढ़ानी है। मेरा एक थंब रूल है कि भाई योर एज बाय 2 शुड बी योर एटलीस्ट परसेंटेज ऑफ नेटवर्थ इनटू द गोल्ड। तो अगर आप 50 साल के तो 25% नेटवर्थ आपकी गोल्ड में होनी चाहिए। राइट, ओके। नेक्स्ट एसेट क्लास पे आते हैं, फिर आपके पोर्टफोलियो पे भी चर्चा करेंगे। रियल एस्टेट पे सर मैं इसको ऐसे शुरू करना चाहूँगा। एक काफ़ी फेमस किताब है साइकोलॉजी ऑफ मनी, उस पर मॉर्गन हाउसल साहब लिखते हैं कि
नो वन इज़ क्रेजी, एवरी वन डू थिंग्स एज पर देयर एक्सपीरियंसेस, जो भी उनको सिखाया गया या जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे। अब मैं अपने से इसमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मैं रहता हूँ फरीदाबाद में। फरीदाबाद में एक अपार्टमेंट हमने 2013 में लिया, लेटेस्ट से 1 CR का, तो सर 10 साल बाद भी 1 CR का ही बिका, राइट। और वो अभी तेज़ी की बात कर रहा हूँ मैं। और हमें अब जैसे आप लोग हैं, आप लोग हमसे एक 2 जनरेशन मतलब 10 साल 20 साल पुराने हो गए। मैं अभी 37 ईयर्स का हूँ, 35 टू 37 ईयर्स के बीच में जो लोग हैं हम लोग, आप हमसे 15-20 साल आगे चल रहे हैं। आपने रियल एस्टेट का अलग रूप देखा है, हमने रियल एस्टेट का अलग रूप देखा है। तो अब हम कैसे हिम्मत जुटाएं, हमारी वाली जो जनता है वो कैसे हिम्मत जुटाए कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्या फैक्टर्स को ध्यान में रखें, और इस चीज़ का क्या इलाज है कि 1 करोड़ का अपार्टमेंट 10 साल बाद भी 1 करोड़ का बिक रहा है। तो इसका कोई देखो ये सीधा आंसर तो नहीं है। मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हर आदमी का अपना एक्सपीरियंस है और उस अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे उसकी व्यूज़ और वो बनते हैं। तो जो आपका एग्जांपल है उसमें तो मुझे ऐसा लगता है कि 2012-13 वाज द पीक ऑफ द प्रीवियस साइकिल। तो आपने पीक पर आपने 4000 पर HFCL लिया है, या वो अभी हम रिसेंट कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो आपने 4500 पे अडानी खरीदा है, और अगर वो 10 साल बाद भी 4500 में बिका है तो आपको लग रहा है कि भाई मेरी तो ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन आप अगर ये देखें कि औसतन 2003 से 2013 के बीच में रियल एस्टेट कंट्री वाइड 3 से 5 गुना हर जगह बढ़ी थी। तो आपने पूरी साइकिल की पीक पे जाके वो चीज खरीदी है, और अब जब न्यू साइकिल शुरू हुई है तब आपने उसे बेची है। तो यू हैव बॉट एट द टॉप एंड सोल्ड एट नॉट एट द बॉटम बट एट योर प्राइस। तो रियल एस्टेट की साइकिल्स बहुत लंबी होती हैं, दे आर नॉट लाइक स्टॉक मार्केट साइकिल्स, दैट इज अनदर पॉइंट। कि 10 साल इनएडिक्वेट है फॉर रियल एस्टेट टू परफॉर्म एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा भी हो सकता है कि 10 साल में 8 गुना हो गया हो, लेकिन हो सकता है उसके अगले 10-15 साल में कुछ ना हुआ। जैसे कि रिलायंस, लीवर्स, ITC में भी बहुत बार हुआ है कि मैसिव इंक्रीज इन 3 years देन नथिंग फॉर नेक्स्ट 7 years। तो अगर वो उस 7 years का अगर हम बेंचमार्क ले लें तो हम कहेंगे भाई ये तो लीवर्स, ITC, रिलायंस तो बेकार स्टॉक्स हैं, तो 7-7 साल नहीं चलते। लेकिन अगर आप उसका अगर देखें कि भाई क्यों नहीं उस समय बढ़ा, क्योंकि इट वॉज डाइजेस्टिंग द गेन्स ऑफ द प्रीवियस 10 years। अब मेरे एक दोस्त ने, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा भी था ट्विटर पे, 2004 में एक ऑफिस खरीदा था दिल्ली में, कुछ 25-30 लाख रुपए का एक ऑफिस खरीदा था। उसका रेंटल यील्ड फ्रॉम डे 1 वॉज अराउंड 10%। उस समय रेंटल यील्ड बहुत हाई हुआ करती थी, वो धीरे धीरे कम होती होती 5% पे आ गई। अभी उन्होंने कुछ 1.9 CR वगैरह में कुछ बेचा है उसे। तो वो कैलकुलेट कर रहे थे मेरे साथ बैठ के कि क्या CAGR निकली मेरी, इट वॉज मोर देन 20%। तो उनकी कुछ टाइमिंग सही हुई कि उन्होंने पूरी साइकिल को कैच कर लिया नीचे से, और रेंटल यील्ड उसके ऊपर आई, और उनको एक लॉन्ग टर्म 15 साल का या जितने भी साल 19 साल का उनको एक बेनिफिट मिला। तो मैंने अपनी एक्सपीरियंस में ये देखा है कि रियल एस्टेट को 20 साल से कम पहले तो आप मेजर मत करिए। अगर आपने घर, फ्लैट, जमीन, ऑफिस कुछ भी खरीदा है, यू विल हैव टू गिव इट 20 years फॉर इट्स नेचुरल CAGR टू कम। और उसके बाद डिपेंड करेगा कि आपने साइकिल के किस फेज में खरीदा था और साइकिल के किस फेज में बेचा, ताकि जो नॉर्मल एक इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न तो देखिए आएगी रियल एस्टेट में, उसमें कोई डाउट ही नहीं है मुझे। लेकिन रियल एस्टेट में भी क्या होता है कि जस्ट लाइक एनी अदर एसेट क्लासेस देयर कैन बी लेमन्स। यू मे buy a property which is not on a good location or something developed around it which is causing the value to go down। तो आप अगर ऐसी चीज खरीदेंगे जो इजीली रेप्लिकेटेबल नहीं है, कोई बहुत बढ़िया बिल्डर की बनी हुई है या कोई बहुत अच्छी लोकेशन में है, उसकी वैल्यू हमेशा रहेगी क्योंकि वो इजीली रिप्लेसेबल नहीं। तो जस्ट लाइक स्टॉक्स, देयर कैन बी डड स्टॉक्स एंड देयर कैन बी गुड स्टॉक्स। उसी तरह से रियल एस्टेट में भी देयर कैन बी बैड रियल एस्टेट एंड देयर कैन बी गुड रियल एस्टेट। बट ओवरऑल अगर आप देखेंगे, रियल एस्टेट विल बीट इन्फ्लेशन बाय हैंड्स डाउन ओवर ए पीरियड ऑफ 2 decades। एंड दैट इज द होल पर्पस ऑफ रियल एस्टेट, कि आपको अपने सर के ऊपर एक जो छत का सुकून है उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते।
जो हर 11 महीने में आपका लैंडलॉर्ड आपको डंडा दिखा के निकाल सकता है, उसकी आप वैल्यू नहीं निकाल सकते। और जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप, सेंस ऑफ प्राइड, सेंस ऑफ हैविंग अचीव्ड समथिंग व्हेन यू बाय योर फर्स्ट हाउस, your peace of mind that my children will have something of their own even if something happens to me today, उसकी कोई मतलब उसकी आप इकोनॉमिक वैल्यू नहीं निकाल सकते। लोग बहुत सारे ये ट्विटर पे और इस पे ये इन्फ्लुएंसर्स हर चीज़ में इकोनॉमिक वैल्यू से कंपेयर करते हैं, बट इकोनॉमिक वैल्यू इज ए मिसलीडिंग आइटम हियर, बिकॉज वो ये कहते हैं कि भाई अगर ये पैसे हम ईएमआई में नहीं डालेंगे तो उसकी हम सिप कर लेंगे। First of all, there is no guarantee that SIP will work. How the market conditions will be in the next 10 years, nobody can guarantee that. Yes, we are hopeful that India will keep doing well, but there is no guarantee of that. You may find out after 10 years that you did not make any money. Number 2, SIPs चल रही हैं, मार्केट में डाउन टर्न आ गया, आप घबरा गए, आपने SIP बंद कर दी। There is no gun to your head. EMI is a gun to your head. That आपको EMI पे करनी है। आप पहले ईएमआई निकालोगे अपनी सैलरी में से, फिर बाकी खर्चा करोगे। सिप में जरूरी नहीं है ऐसा हो। सिप में आप हो सकता है कि चलो यार घूमने चलते हैं, 6 महीने अब सिप नहीं करते, कहीं घूमने चले जाते हैं, या कोई चीज़ पसंद आ गई, चलिए गाड़ी खरीद लेते हैं ये वाली, अगले साल कर लेंगे सिप। मैं ये कहने वाला था कि जीरो तो यही है कि सिप शुरू होगी कि नहीं होगी, 0 पॉइंट तो यही है। मतलब शुरू हो जाएगी, बंद भी हो सकती है, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल मार्केट पे गिर सकता है, हो सकता है 2 साल ऐसे आ जाए पोर्टफोलियो इज डाउन 40%, आपको यार छोड़ो यार बेकार है तो वो जो अच्छा तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कि जो लेवरेज आपको मिलती है, भाई आपने 20% डाउन पेमेंट करी, अगर आप डाउन पेमेंट 20% कर रहे हैं, 80% का आप होम लोन ले रहे हैं, तो वो जो 80% की लिवरेज आपको मिल रही है इवन एट 8% 9%, और अगर आपकी रिटर्न उसमें 10% 11% निकल आई उस पीरियड में, सपोज आपने अर्ली पार्ट ऑफ द रियल एस्टेट साइकिल में खरीद लिया है, तो वो एक एडिड बेनिफिट मिला, क्योंकि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए तो आप लेवरेज नहीं ले रहे नॉर्मली। फिर जो उसके टैक्सेशन बेनिफिट्स हैं, ऑफ कोर्स ऑल अदर बेनिफिट्स दैट इफ यू आर नॉट मैरिड योर मैरिज विल बी इजियर इफ यू हैव अ हाउस, ऑल दोज बेनिफिट्स ऑफ कोर्स आर देयर, एंड योर वाइफ, योर स्पाउस, इफ शी इज नॉट वर्किंग, शी विल फील सिक्योर, especially if you involve her in a joint name or buy the house in her name, she will feel secure that if suppose you tomorrow pass away or run away, at least she is secure. तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको इकोनॉमिक फैक्टर्स में मैं तोड़ना नहीं चाहूँगा। तो मेरी राय ये होगी, राइटली और रॉन्गली, कि घर का इंतजाम सबसे पहले करिए, चाहे छोटे घर का करिए, चाहे सबसे छोटे से छोटे घर का करिए, लेकिन घर का इंतजाम करिए। और अगर आपके पास ऑलरेडी आप पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो भी आप कुछ खरीदिए और उसका रेंट लीजिए, चाहे जो भी 2-3% भी यील्ड आ रही हो, उस यील्ड से आप इन्वेस्ट कर लीजिए, जो भी SIP वगैरह करनी है। लेकिन इसको अपना कोर बनाइए कि आपकी कोर स्ट्रेंथन होनी चाहिए। जैसे एक्सरसाइज में होता है ना कि जब तक आपका कोर स्ट्रेंथन नहीं है, कोई भी आप मसल फ्लॉन्ट करते रहिए, ये वाली मेरी मसल ऐसी है, ये वाली ऐसी, लेकिन आपकी बॉडी का कोर अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप झेल नहीं पाएंगे अगर कोई बड़ा झटका आ गया तो। राइट। अब आप किस तरह से रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में यकीन रखते हैं, फिजिकली या रीट्स वगैरह के थ्रू भी कर रहे हैं, या मतलब दोनों ही मेथड चल रहे हैं, या किसी एक मेथड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड है? देखिए, मेरे पास तो इतने अभी फंड्स हैं नहीं कि मैं सब जगह इन्वेस्ट कर दूं, लेकिन मैं रीट्स मैं समझ नहीं पाया हूं अभी इतना, क्योंकि रीट्स एक तो अभी बहुत नए आए हैं, और दूसरा मुझे लगता है कि जो एक कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटर पार्टी रिस्क है वो रीट्स में बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर मुझे रियल एस्टेट एक्सपोजर रखना है तो मैं उसको कोई एक काउंटर पार्टी एक्सेप्ट द म्यूनिसिपैलिटी मैं उसमें नहीं लाना चाहता। कि रीट्स एक का मैनेजर जो है, सपोज उन्होंने 10 साल में 5 साल में भाई दे डिड सम बंगलिंग, दे डिड नॉट मैनेज प्रॉपरली, तो मैंने रियल एस्टेट पे एक्सपोजर लिया था, मैंने उस मैनेजमेंट पे तो एक्सपोजर लिया नहीं था। तो इन दैट सेंस मुझे लगता है कि एक ये एडिशनल काउंटर पार्टी अवॉइडेबल है। ऑफ कोर्स रीट्स करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मैं आई एम नॉट क्वालिफाइड टू से दैट, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इक्विटी में अगर एक्सपोजर ले रखा है तो मुझे अगर गोल्ड इन्वेस्टिंग करनी है तो मैं गोल्ड लोन्स या गोल्ड माइनर्स की तरफ ना जाऊं, क्योंकि उसमें भी इक्विटी कंपोनेंट है और उसमें काउंटर पार्टी रिस्क है। इसी तरह से रियल एस्टेट में मुझे अगर एक्सपोजर लेना है तो मैं कुछ
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज लूँ या जहाँ से मुझे कुछ यील्ड निकले वो लूँ, या कोई ऐसी प्रॉपर्टीज विच आर इफ आई कैन बाय सच ए प्रॉपर्टी विच इज इररिप्लेसेबल, आइकॉनिक, तो दैट इज लाइक, जैसे आपने आजकल नोट किया होगा कि भाई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई रोलेक्स वॉचेस अगले 2 साल तक अवेलेबिलिटी नहीं है, आप जितना मर्जी 10-20 लाख रुपए देना चाहें, अवेलेबिलिटी नहीं है, या कोई हाई एंड एक्सेसरीज, लेडीज की एक्सेसरीज अवेलेबल ही नहीं है, या कोई बहुत हाई एंड मकान है गुड़गांव वगैरह में, वहाँ लाइनें लग रही हैं लेने के लिए, $1-1 मिलियन के मकान है। तो वो जो के शेप्ड रिकवरी की बात हो रही है मार्केट में, तो देर इज ए शॉर्टेज ऑफ थिंग्स विच आर एक्सक्लूसिव। So if you can lay hands on a property like that which is very high in demand, वैसी चीज ही नहीं बन रही। हो सकता है कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई एक ऐसी चीज बन गई कहीं पे, उसको रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है, ऐसी रेप्लिकेट करनी बहुत मुश्किल है। आप ले लीजिए, उसकी वैल्यू बरकरार रहेगी, बिकॉज देयर बी इनफ टेकर्स फॉर इट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट जनरल रियल एस्टेट इज डूइंग। तो ये जो है ना स्केर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट जो है कि स्केर्सिटी है, अब जैसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं, जैसे बर्कशायर हैथवे भी है या एमआरएफ भी है, स्केर्सिटी है, ज्यादा शेयर्स ही नहीं है, और उनको लेने वाले भी बहुत कम लोग हैं क्योंकि उतनी कैपेसिटी नहीं है लोगों को लेने की, हाई वैल्यू है। तो दोज थिंग्स, या कोई एक्सक्लूसिव कोई विंटेज कार्स लोग इकट्ठी करते हैं, या कोई वॉचेज इकट्ठी करते हैं, या कोई पेंटिंग्स इकट्ठी करते हैं, ऑल दीज डू मच बेटर देन द स्टॉक मार्केट बिकॉज देर इज स्केर्सिटी एंड बिकॉज देर इज एक्सक्लूसिविटी। आपने बताया सर यू आर एट दी एज ऑफ 50s में चल रहे हैं आप, तो अभी आपका एसेट एलोकेशन अगर जानना चाहें हमारे ऑडियंस, तो वो कैसे आप डिपिक्ट करेंगे? कितना % इक्विटी, कितना रियल एस्टेट, कितना गोल्ड? अगर आप सही समझे बताना तो प्लीज़। मैं ये समझता हूँ कि मतलब मेरा एम है कि मैं इसको 1/3 पे ले आऊँ। आई एम नॉट देयर येट, बट दैट इज़ माई एम कि मैं इसको जल्दी से जल्दी 1/3 रियल एस्टेट, 1/3 गोल्ड और 1/3 इक्विटी की तरफ ले आऊँ। मैं इतना ही कहना चाहूँगा इस पर। सर ये न्यू एज कंपनीज हमें नज़र आती है जिन्होंने अभी भी अपने IPOs भी लॉन्च किए थे, अब तो काफ़ी समय भी हो गया, जैसे कि नाइका है, जोमेटो है, पॉलिसी बाज़ार है। इन कंपनीज आपका क्या टेक है? मतलब डू यू सी प्रॉफिटेबिलिटी कमिंग वेरी सून और उसका इम्पैक्ट इनके स्टॉक प्राइस पे भी देखने को मिलेगा, या आपको ऐसा लगता है कि नहीं भाई इन्होंने जो ऑफ लोडिंग करनी थी स्टॉक्स की वो रिटेल इन्वेस्टर पे कर दी है, अभी प्रॉफिटेबिलिटी कहीं आती हुई नहीं दिख रही है? मेरे हिसाब से देखिए 2 एंगल हैं इसमें। एक तो IPO वाला एंगल है कि IPO में माल कौन बेच रहा है। IPO में माल प्रमोटर बेच रहा है या प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल या जो लेट स्टेज अर्ली स्टेज इन्वेस्टर्स उसमें आए थे कंपनी में, वो बेच रहे हैं। ये सारे के सारा जो ग्रुप है ये सुपर इंटेलिजेंट ग्रुप है, राइट? इनसे एक पैसा भी निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है। दे आर लाइक द शार्क्स, राइट? तो IPO का तो कॉन्सेप्ट ही यही है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रुप एक वीकर ग्रुप को माल चिपका रहा है, इफ आई मे यूज दीज वर्ड्स, राइट? तो IPO इसीलिए मोस्टली सक्सेसफुल नहीं भी होते हैं मोस्टली, और ये चलन भी चल रहा है कि भाई मैक्सिमम स्क्वीज आउट कर लो एट IPO टाइम। तो बहुत ध्यान से IPO खरीदने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहली तो बात यही है। दूसरा जो बात रह गई न्यू एज कंपनीज की, तो मेरे ख्याल से वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ डिसरप्शन। एक स्टडी थी मॉर्गन स्टैनले की, मैकेंजी की, जिसमें उन्होंने ये कहा कि एवरेज एज ऑफ ए S&P 500 कंपनी 60s में थी, जब 1960-70s में कुछ 30-40 साल हुआ करती थी, वो घटते 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 अब कुछ वो 15-20 साल आ गई है, और 2030 तक वो 10-12 साल ही रह जाएगी शायद। तो जो एवरेज एज ऑफ ए टॉप कंपनी वो ही इतनी घटती चली जा रही है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ आई विल कीप द स्टॉक टिल माई डेथ, कॉन्सेप्ट ऑफ ये मोट टिल वी लास्ट, ये खत्म होते चले जा रहे हैं, क्योंकि डिसरप्शन है, हर इंडस्ट्री में डिसरप्शन है, चाहे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड डिसरप्शन है, चाहे वो ज्योग्राफिकल बेस्ड डिसरप्शन है, चाहे उसके कोई ऑल्टरनेट्स आ रहे हैं। पूरा देखिए आप 100 साल से जो इंटरनल कंबस्शन इंजन की इंडस्ट्री है वो ही डिसरप्ट हो रही है ये EVs से, या कोई और इतनी बड़े बड़े जो रिटेलर्स थे, बड़े बड़े बैंकिंग सिस्टम्स थे, वो डिसरप्ट हो रहे हैं। तो एज ऑफ डिसरप्शन है इन अ बिग वे। आई हैव नो डाउट कि सेवरल ऑफ दीज न्यू एज कंपनीज विल प्रॉब्ली डू वेरी वेल, क्योंकि
एज ऑफ डिसरप्शन है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ डिसरप्ट कर देगा। अब वो क्वेश्चन है कि भाई वो डिसरप्शन में क्रिटिकल मास आने से पहले वो खुद डिसरप्ट हो जाएंगे, या वो क्रिटिकल मास आने के बाद उनको एक फिर से न्यू मोमेंटम मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि फंडामेंटली या कॉन्सेप्चुअली एक कॉल लेना कि भाई ये ठीक है या नहीं है बहुत मुश्किल है। लेकिन अगेन आई विल से द प्राइस विल गिव यू द फर्स्ट इंडिकेशन दैट दी स्टॉक्स आर गोइंग टू डू वेल। आप देखेंगे कई सारे इनमें से स्टॉक्स बेस फॉर्मेशन कर रहे हैं, जैसे पेटीएम है बेस फॉर्मेशन कर रहा है, जैसे आई थिंक पॉलिसी बाजार में भी कुछ बेस फॉर्मेशन हो रही है, नाइका शायद अभी भी गिर रहा है, ईज माई ट्रिप जो आईपीओ आया था वो शुरू से ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो प्राइस गिव्स यू दैट इंडिकेशन कि इसमें अब कुछ स्टॉक्स हैं बिल्कुल शुरू से ऐसे ही गिर रहे हैं, बिल्कुल लिस्टिंग होने के बाद से नीचे नीचे जा रहे हैं, इवन एलआईसी ऐसे ऐसे गिरता चला जा रहा है। तो क्यों ना उस प्राइस से हम कुछ इंफॉर्मेशन लें, उसको अपनी बेसिस अगर नहीं भी बनाए तो उससे एटलीस्ट एक फिल्टर बनाएं कि भाई स्टॉक्स विच आर ड्रॉपिंग इन प्राइस, लेट मी नॉट बाय देम इमीडिएटली। फॉलिंग नाइफ है, गिरने रुकना तो गिरने दो, 6 महीने ना गिरे, लेट दैट बी माई एटलीस्ट माई मिनिमम फिल्टर कि भाई ये स्टॉक 6 महीने में गिर नहीं रहा। अब मैं उसके ऊपर ओवरलैप करूं, अपनी स्टडी करनी है, जो भी करना है, प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है, जो भी देखना है। तो मुझे लगता है कि ऐसे एक ब्रश नहीं पेंट किया जा सकता कि भाई ये सारी कंपनीज खराब हैं, ये नहीं कर पाएंगी। कुछ ना कुछ इसमें से भी मल्टी बैगर्स निकलेंगे, जैसा कि .com टाइम पे हुआ था, भाई उसमें से अमेजोन निकला या कोई और स्टॉक्स निकले, कुछ ना कुछ जरूर होगा। यस, मोस्ट ऑफ देम विल फेल, उसमें भी कोई डाउट नहीं। वो आपका 80-20 रूल, परेटोज रूल इसमें भी आएगा कि भाई 80% स्टॉक्स विल नॉट सर्वाइव, बट one should keep a open mind for a new disruptive force to come out from these also. सर आखिरी क्वेश्चन, जाते जाते रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए क्या मंत्रा रहेंगे आने वाले समय में वेल्थ क्रिएट करने के लिए थ्रू इक्विटीज़? क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे, जो आपको लगता है सबसे प्रोमिनेंट बात आपने सीखी है, जो आप सिखाना चाहते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स को, वो क्या होगी? मैंने तो बहुत लेट सीखी है, लेकिन मतलब बहुत सारे यंग इन्वेस्टर्स देख रहे हैं आपके शो को, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई एक्विटी से आप घबराइए नहीं। पहली बात तो एक्विटी को अगर आप बहुत यंग हैं, आपने शुरू नहीं किया है, तो आज से ही शुरू करिए। हमने कैसी बहुत सारी स्टडीज़ करी हैं कि आपने अगर 2008 जनवरी में टॉप ऑफ द मार्केट से भी स्टार्ट किया था, तो 10 साल बाद आप बहुत अच्छे तरह परफॉर्म कर रहे थे अगर आप ग्रेजुअली अपना पैसा ला रहे थे। तो आज जो मार्केट है उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो, क्योंकि इट इज़ इररेलेवेंट फॉर यू। दूसरी बात यह है कि ग्रेजुअली पैसे लाने हैं आपको, और हर महीने अगर आप कोशिश करके आए, हर 3 महीने में जैसे भी छोटा बड़ा अमाउंट जो कुछ भी है आपको ज़रूर लगाना है। जैसे जैसे आपकी ग्रोथ होगी आपको कुछ एसेट एलोकेशन भी, खैर वो दूर है फॉर वेरी यंग इन्वेस्टर्स, लेकिन उसके बारे में भी आपको ओपन माइंड रखना है और सोचना है उसके बारे में। और एक ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप चीज़ें ट्राई करिए कि क्या सूट करता है आपको, किस तरीके की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी स्टाइल आपको सूट करता है, आपके पास टाइम अवेलेबिलिटी कितनी है स्टडी करने की, क्या आप कुछ आउटसोर्स कर सकते हैं रिसर्च किसी और को फॉलो करने के लिए, क्या आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं कोई सिस्टम जिसको आप फॉलो कर सकें। लेकिन एक स्ट्रक्चर बनाइए काम करने का। किसी से सुनी हुई बात पे आप आंख बंद करके मोटे अमाउंट्स कुछ लगा दें, बेट कर दें कि भाई अगले 1 महीने में ये हो जाएगा, वो सब ना करें। देयर इज़ इनफ डेटा कि भाई इस तरीके की एडहॉक इन्वेस्टिंग ट्रेडिंग से किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। तो ऑप्शंस में भी लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन 90% लोग खोते भी हैं उसके अंदर, और ट्रेडिंग में भी होता है ऐसे। तो अनलेस यू आर श्योर कि भाई आपका सिस्टम, आपका मॉडल स्टेबल है, धीरे धीरे उसका स्केलिंग अप करिए। जल्दीबाजी में कुछ ना करिए, मार्केट ऐसी ही रहेगी, हम और आप चले जाएंगे, मार्केट ऐसी की ऐसी चलती रहेगी। तो डू थिंग्स ग्रेजुअली, देर इज़ नो रश, देर इज़ नो मिसिंग आउट ऑफ एनीथिंग। मार्केट्स विल ऑलवेज रिमेन, अपॉर्चुनिटीज़ विल कम एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर। तो कोई ऐसी मतलब घबराने की, दिक्कत की कोई बात ही नहीं है। मतलब शांति से अपने आप को अपना दिमाग लगाइए और इसमें पैसा कमाइए। और इन्फ्लेशन आप बीट करते रहिए, यू आर डूइंग वेरी वेल। इंडेक्स को आप बीट करेंगे तो यू आर डूइंग वेरी वेरी वेल, बेटर देन 80% 90% ऑफ फंड मैनेजर्स। और उसके भी इन्फ्लेशन के और निफ्टी के भी अगर आप 5-7% और ऊपर निकल जाते हैं, फिर तो यू आर इन द टॉप नॉच कोहॉर्ट। तो वो तो आई मीन दैट इज रियली गुड इफ यू आर एबल टू रीच दैट।
बट अगेन आई वुड से दैट जस्ट बी वेरी पीसफुल अबाउट इट. पीसफुली आप कोई भी काम करेंगे तो आप बहुत लंबा लास्ट करेंगे और अच्छा उसका रिजल्ट आपका निकल पाएगा. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत मज़ा आया एज़ यूजुअल. और हमेशा आपके साथ जो है एपिसोड थोड़ा लंबा ही रहता है क्योंकि काफ़ी सारी बातें करते हैं हम लोग और काफ़ी कुछ सीखते हैं. आज भी हमने स्टॉक मार्केट, गोल्ड और इक्विटी के बारे में, गोल्ड और रियल एस्टेट के बारे में काफ़ी कुछ सीखा. थैंक यू वेरी मच वंस अगेन. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत आपसे बात करके ही बहुत मज़ा आता है और आपके दर्शकों को भी और सभी फॉलोअर्स को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड ऑल द बेस्ट. अब समय आ गया है सेशन की पूरी समरी आप लोगों के लिए तैयार करने का. तो प्लीज अपनी पेन और कॉपी उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए. मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो है वो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है. इट इज नथिंग बट बाइंग बेस्ड ऑन द मार्केट्स डायरेक्शन एंड इंडिकेशन. इट इज अ नॉन कन्वेंशनल मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग वेयर यू आर टेकिंग बेट्स दैट 90% ऑफ द मार्केट्स आर नॉट टेकिंग. यानी कि आप लोग जो है मार्केट से थोड़ा सा अलग चलना चाह रहे हैं. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द की मंत्रा टू मेक मनी इन द मार्केट्स और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ये इनबिल्ट रहता है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में अपनी पर्सनल असम्पशन या प्रेडिक्शन का जो है कोई काम नहीं होता. जो स्टॉक्स बढ़ रहे हैं वो एक स्टोरी बता रहे हैं, उसे इन्वेस्टर्स पिक कर लेते हैं और उनको यह असम्पशन मिल रही होती है कि भैया प्राइस जो है मार्केट जो बता रही है वो सही है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग एक स्लो पेस्ड इन्वेस्टिंग है अकॉर्डिंग टू आलोक जैन सर. और फास्ट पेस्ड नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा समय आप लोगों को लगाने की जरूरत नहीं है. इट्स अ सिंपल स्टाइल बट पीपल डोंट फॉलो इट बिकॉज इट इज अ काउंटर इंट्यूटिव थॉट प्रोसेस. जैसा कि मैंने बार बार बात भी करी थी कि जब सब गिर रहे होते हैं तो लोग बाग बोलते हैं कि अब खरीदो, लेकिन मोमेंटम इन्वेस्टिंग में इसका उल्टा हो रहा होता है, इसलिए इसको काउंटर इंट्यूटिव भी जो है वो बोला जाता है. मोमेंटम इन्वेस्टिंग में ऐसा माना जाता है कि जब टाइड जो है राइज कर रही हो तो हमें जो है उसे फॉलो करना चाहिए. स्टॉक का वेटेज जब भी बढ़ जाता है तो बेसिक पोर्टफोलियो परसेंटेज एंड कॉन्सेंट्रेशन के अराउंड उसको रीबैलेंस करना एक स्ट्रैटेजी है जिससे आप लोग जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कब जो है एग्जिट करना है. और दूसरी एक स्ट्रैटेजी यहां पे ये बताई गई थी कि अगर स्टॉक कोई जो है बहुत बढ़ रहा है तो आप उसको पिरामिड अप करें, यानी कि और इन्वेस्ट करें क्योंकि आपको लग रहा है कि वो और बढ़ेगा, लेकिन इसमें आपको कुछ एडवांस स्किल्स की जो है वो जरूरत पड़ सकती है. आलोक जैन सर का मानना है कि फंड मैनेजर और रिटेल इन्वेस्टर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से काम कर सकते हैं. फंड मैनेजर के ऊपर बहुत सारे तरह के एक्सटर्नल प्रेशर्स होते हैं. फंड मैनेजर के पास बहुत बड़ा फंड होता है मैनेज करने के लिए, जबकि रिटेल इन्वेस्टर जो है काफी फ्लेक्सिबल होता है और उसके एक्शन का ऐसा कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं आना होता है. अगर वो थोड़ा सा समझदारी से काम ले तो डेफिनेटली फंड मैनेजर से ज्यादा जो है वो रिटर्न्स कमा सकता है. अगली बात जो निकल के आई वो ये है कि भाई साहब जब आप लोग अपना घर बाय कर रहे हो तो आप लोगों को ज्यादा मैथ्स जो है वो यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहां पे पीस ऑफ माइंड और साथ साथ में जो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है फैमिली की और आपके वो जो डिपेंडेंट लोग हैं उनकी, उसका कोई भी जो है मोल भाव नहीं लगाया जा सकता और उसमें जो है मैथ्स को बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए. और आलोक सर का मानना है कि जल्दी से अपना घर जो है वो ले लीजिए, इससे पहले घर के प्राइसेस जो है बहुत ऊपर चले जाए. साथ साथ में हमने गोल्ड पे भी चर्चा करी थी, गोल्ड के रिटर्न्स पे भी हमने डिस्कशन किया था. गोल्ड जो है आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा जरूर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आलोक सर, क्योंकि गोल्ड ऐसा एसेट है जिसमें इंटरनेशनल वैल्यू जो है वो अटैच होती है और जिसमें बहुत कम रिस्क इन्वॉल्व होते हैं डोमेस्टिक मार्केट के. राइट, तो ये थी आज के सेशन की समरी. विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद. और हम मित्रों सीखते रहेंगे क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू होगा. चैनल पर नया है तो इसे सब्सक्राइब करो. ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.